कोविड से संबंधित आप सोच रहे होंगे कोविड तो चला गया, अब ये कोविड की बात कहाँ से ले आए। तो नहीं साहब, कोविड नहीं क्या, कोविड बिल्कुल आपके अगल बगल आपके आसपास घूम रहा है और कुछ ज़्यादा ही करीब फिर से आने की जुगाड़ में, फिराक में है। ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। तो बड़े मज़े की बात है कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब कल की ही न्यूज़ हमने देखी थी और कल की न्यूज़ में था कि जो है क्या नाम है उनका, वो भाई साहब गेट्स, तो उन्होंने कहा था कि जो है बड़ा ताकतवर होकर लौट सकता है कोविड, और इन लोगों की बात कहते ही चीज़ें हो भी जाती हैं। पता नहीं कौन से अंतर्यामी लोग हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे हो जाता है। हेमंत शाह जी नमस्ते, यस टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आया था, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोविड की दस्तक दोबारा शुरू हो गई है। रिपोर्टर्स और जो स्टाफ हैं CNN, ABC न्यूज़, NBC न्यूज़, CBS न्यूज़, पॉलिटिको और अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो वो सभी के सभी जो है कोविड-19 को के जो है टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर वीक था, तो वहाँ पर सारे के सारे जो है कोविड पॉजिटिव ये सारे लोग जो गए थे पाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि CNN और ABC के जॉन कार्ल जो है, CNN के हवाले से खबर आ रही है, ABC न्यूज़ के जॉन कार्ल जो है उन्होंने बाकायदा प्रेसिडेंट जो बाइडन से हाथ भी मिलाया था, जो कि किम करदाशियन के बगल में बैठे थे। और किम करदाशियन भी जो है बताया जा रहा है कि वो भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और वो फ़िलहाल बुखार से ग्रस्त है। तो फिर से एक बार से कुछ कोविड का मैटर आ रहा है, फिर से कोविड की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। समझ में नहीं आता ये ख़त्म कब होगा, और ख़त्म होगा कि नहीं होगा इसका तो भगवान मालिक है। लेकिन कोविड को लेकर तमाम सारी और जो चीज़ें चल रही हैं इनको लेकर एक और चीज़ आज निकल कर आई, एक न्यूज़ निकल कर आई, अमेरिका से एक न्यूज़ निकल कर आई, और वो न्यूज़ ये थी कि फाइज़र ने तकरीबन 80,000 पेज 80,000 पेज डिस्ट्रॉय किए हैं, उन्हें ख़त्म किया है। फाइज़र पर लगातार आरोप लग रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका के बाहर आरोप लग रहे हैं कि इनकी जो वैक्सीन है जिसके बारे में कहा जा रहा था बहुत एफिकेसी, वो वैसी एफिकेसी है नहीं, उसकी उतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। तो ज़रा देखें लोगों ने किस प्रकार से सॉर्ट आउट करके रखा। मई में कहा था, मई 2021 में 95% प्रोटेक्शन है, जून में कहते हैं 70% प्रोटेक्शन है, जुलाई में कहते हैं 50% प्रोटेक्शन है, अगस्त में कहते हैं नो प्रोटेक्शन बट रिड्यूस स्प्रेड, प्रोटेक्शन नहीं है लेकिन फैलाव तो रुकेगा। सितंबर आके कहते हैं कि स्प्रेड को रिड्यूस भले ही ना कर पाए लेकिन सीवियरिटी ज़रूर कम करता है। जो इनकी जो वैक्सीन है उसको लेकर बात हो रही है। अक्टूबर कहते हैं डजंट रिड्यूस, सीवियरिटी भी कम नहीं करेगा लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम करेगा। नवंबर में कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस नहीं करेगा पर कम से कम आप मरोगे नहीं। दिसंबर में आके कहते हैं अगर आप मरोगे तो आप, मतलब ये मीम है, तो आप जो है हेवन, यू विल गो टू हेवन। तो ये साहब जो फाइज़र की वैक्सीन है उसको लेकर तमाम सारी बातें चल रही हैं, और इस बारे में हमने कुछ दावे से तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि न्यूज़ बहुत कम वहाँ से बाहर आ रही है, और जो आ भी रही है अगर उसको हम कहना भी चाहें तो सर वो चैनल बैन हो जाता है 2 मिनट के अंदर, है ना। तो इस प्रकार की बातें हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से क्या क्या चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकेंड वेव, थर्ड वेव, तमाम सारी जितनी भी वेव आई उसमें इनकी जो वैक्सीन है वो काम तो नहीं करी, जिनको लगा हुआ था उनको भी हुआ। इसके विपरीत भारत में जो बनी हुई वैक्सीन है वो जितने लोगों को लगी है उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, वो आराम से रहे, उनको छींक भी नहीं आई। तो ये हमको सोचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। जिन लोगों को अभी तक विदेशी वैक्सीन और विदेशी चीज़ें अच्छी लग रही थी उनको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि शायद भारतीय चीज़ें भारतीयों को ज़्यादा सूट करती हैं, पूरे विश्व को ज़्यादा सूट करती हैं, यूँ कहें तो गलत नहीं होगा। तो बहरहाल प्रयास अभी फिर से ये रहेगा कि इकोनॉमी को दोबारा से डोलड्रम्स में डाला जाए, दोबारा से रोका जाए, ब्रेक लगाया जाए, चेन पुलिंग की जाए, पर वो हो नहीं पाएगा, भारत के साथ नहीं हो पाएगा। तो हम सबको सतर्क रहना है क्योंकि बाहर से आएंगे अभी वायरस, बाहर से आएंगे लेकर, वो जो आपके बच्चे अच्छे पढ़ने जाते हैं, है ना, वो जो अच्छे अच्छे लोग हैं बाहर,
घूमने फिरने जा रहे हैं जो अभी आएंगे वो लौट के, वो भारत नहीं घूमना उनको, भारत में पैसे नहीं डालने, फ़ॉरेन जाएंगे। कहने को होगा ना हम विदेश गए, भारत में इतनी जगह है घूमने के लिए अगर आप टूरिस्ट हैं तो, कि इतना वादा मेरा है कि आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन आप भारत नहीं घूम पाओगे, है ना। इतने डेस्टिनेशंस हैं भारत में, लेकिन फिर भी नहीं जाना है। धीरज जी प्रणाम भैया, ठीक है ना। तो ज़रा सोचिए समझिए और इस हिसाब से ही वैक्सीन लगवाइए। चलिए, और एक और चीज़ आ रही है इनकी वैक्सीन में जो है, वो क्लॉटिंग के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि वो सभी में बढ़ रहे हैं, लाख में एक केस कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को आजकल अटैक आ रहे हैं, किसी को भी पूछो क्या हुआ, अटैक आया था, तो जिस तरह से जो अटैक आ रहे हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक है। और इसीलिए हम कहते हैं अपनी डाइट में खून को पतला करने वाले पदार्थ इस्तेमाल करें, अपने खाने में ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिनसे खून पतला होता हो, जिसमें सिरका भी है, जिसको आप सलाद में रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं उस न्यूज़ पर। इस न्यूज़ पे आगे बढ़ने से पहले एक न्यूज़ और ले लें। फॉरेन से ही आ रही है वो भी, उसको भी ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि पैसा सब कुछ है, शोहरत सब कुछ है, और जो पैसा शोहरत है कई बार वो काम नहीं आता, और अक्सर देखा गया कि काम नहीं आता। कोविड में आपने देखा है, कोविड के बाद भी, और ऐसा ही आज एक न्यूज़ आई, काइलिया पोसे रियलिटी स्टार एंड ग्रिनिंग गर्ल इन पॉपुलर जीआईएफ डाइज बाय सुसाइड। न पैसे की कमी थी, न शोहरत की, न इज्जत की। 16 साल की थी, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, ऐसी क्या जल्दी थी? 16 साल की उम्र में पूरी दुनिया इनको जानती थी। आप सोच रहे होंगे मैं भी किसकी फोटो दिखा रहा हूं। आइए आपको बताते हैं किसकी फोटो दिखा रहा हूं। ये वो हैं जो बहुत चित परिचित हैं, और अगर आप ट्विटर फेसबुक पर अगर आप हैं तो आप इनको नहीं जानते, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज़रा नीचे आइए, और ये वो लड़की है, इसके जीआईएफ लगभग हम सब ने इस्तेमाल किए हैं। और जितनी खूबसूरत ये लड़की दिख रही है, बच्ची दिख रही है, जितनी खुश ये दिख रही है, शायद सामान्य जीवन में उतनी खुश नहीं थी। जिन लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे स्टार बन जाएं, सर इसमें बहुत प्रेशर है, इस स्टारडम में बहुत प्रेशर है, इस लाइफ में बहुत प्रेशर है। ये जो मीडिया की आपको लाइफ दिखती है ना, स्टार बन जाओ, एंकर बन जाओ, ये सब कर लो, बहुत प्रेशर होता है सर, इसमें बहुत प्रेशर होता है। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी बड़ा ना करें, ये स्टार बनाने के चक्कर में मत रहें, बच्चे से और हाथ धो बैठेंगे। तो फिलहाल सुसाइड कर लिया उन्होंने, अब इस दुनिया में नहीं रही। प्रेशर मत डालिए बच्चों पर, बच्चों से बात करते रहिए, बहुत आवश्यक है। नहीं तो बच्चा किसी दिन टाटा बाय बाय कह के चला जाएगा, फिर आप सिर्फ छाती पीट सकते और कुछ नहीं कर सकते। 16 साल की उम्र, अभी तो दुनिया देखी भी नहीं, शुरू भी नहीं हुई इनकी, उससे पहले ही ख़त्म हो गई। तो पैसा, शोहरत, सेलिब्रिटी स्टेटस, जहाँ जाओ लोग सेल्फी मांगे, ऑटोग्राफ लें, सब कुछ तो था। फिर ऐसा क्या हुआ? एक चीज़ नहीं थी, मन की शांति। और वो हम में से बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, ख़ासकर उन लोगों के पास नहीं है जो हमारी बहनें, उनके पास में नहीं है। उन्हें लगता सब कुछ होना चाहिए, पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा, घर में एसी भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तुम और कमाओ, कुछ और करो, कुछ और करो। अपनी इन इच्छाओं पर आप जितनी जल्दी काबू पा लेंगे, ये वो उड़ता हुआ घोड़ा है जिसको अगर आपने लगाम नहीं लगाई तो बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। इसको लगाम लगा लीजिए और इसको बिल्कुल कस के रखिए, लगाम को छूट गई ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब लोग जितने भी हैं, इन चीज़ों से बाहर आ जाइए। ये खरीदना, वो खरीदना, ये गाड़ी, बड़ी गाड़ी, फलाना ठिकाना, वैसे कुछ नहीं होने वाला है। जितना फास्ट टू व्हीलर पहुंचाता उतना कुछ नहीं पहुंचाता।
और वो भी सेहत खराब कर देता है। पैसा फूंक कर चलते हो आप टू व्हीलर फोर व्हीलर में और मोटे हो जाते हो, तबीयत खराब हो जाती है, फिर पैसा फूंकते हो। इसके विपरीत साइकिल पर चलते हो तो पैसा बचता है, सेहत बेहतर होती है और कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ता। जो साइकिलिंग करते, जो लगातार साइकिल से आते जाते, उनको नहीं देखना पड़ता, ये हमको और आपको ही देखना पड़ता है। मोटी मोटी तोंदे निकल जाती हैं, गंदे से दिखने लगते हैं। फिर अब उसको अच्छा दिखने के लिए क्या करें, फिर जाएंगे किसी क्या बोलते हैं उसको, स्पा सैलून, मुझे अच्छा दिखा दो, सुंदर कर दो। तुमको अच्छा सुंदर तो समझ में आता है, उस तोंद का क्या करें जो आगे निकल कर आ रही है, वो जो आगे भागी जा रही है, जो टेबल पे कप प्लेट रख के आप चाय पी लेते हो जिस पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी इच्छाओं पर काबू रखें और जैसे हैं वैसे रहें। बनावटी जीवन मत जिए, क्योंकि उसको फिर उस बनावटीपन को आपको कैरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो आप देखते हो ना स्टार सेलिब्रिटी, ये बनावटी तो हैं, इसीलिए तो इतने परेशान हैं। ये तमाम सारे एंकर्स वगैरह सब बनावटी तो है, तभी तो परेशान है। अगर बनावटी नहीं होते, आराम से रहते, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो जो बनावटपन है, बनावटीपन है, इससे बाहर आ जाए, क्योंकि इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करना, फिर वो स्टेटस को मेंटेन करना, फिर और ज़्यादा कमाना, और नेवर एंडिंग है बॉस। इन चक्करों में मत पड़िए, है ना, इनसे बाहर निकल आइए। 19 किड्स आर लकी, बिना किसी प्रेशर के बड़े हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है धीरज जी, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, डिमांडिंग लाइफ है, कतई नहीं। किसने बोल दिया डिमांडिंग लाइफ है? 1% भी नहीं। कौन कहता डिमांडिंग लाइफ है? बिल्कुल भी नहीं है। यही सिखाने के लिए तो मैं आपको आता हूँ यहाँ पर। कहाँ है डिमांडिंग लाइफ? कार लेनी तो अब 4 लाख की नहीं 20 लाख की लेनी है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरे जैसा आदमी तवज्जो नहीं देता यार तुम्हारी गाड़ी को, बाकियों की तो बात छोड़ दो, मैं तो आपके सामान्य आदमी हूँ ना। तो मेरे जैसा व्यक्ति तवज्जो नहीं देता आपके जूतों पर, आप कौन से जूते पहन कर आए हो, आप कौन सा जैकेट डाल कर आए हो, कौन सी गाड़ी से उतरे हो, काहे के लिए पैसा डाल रहे हो आप? कुछ इंप्रेशन नहीं पड़ता सर यहाँ पर। और उतनी जोर से डांट खाता है आदमी, सब बराबर, साइकिल पे चलने वाला भी और करोड़ोंपति भी। तो क्यों इतना टेंशन लेना, क्यों इतना लोड लेना? आराम से अपनी ज़िंदगी जियो ना। ठीक है, कर्म करो, खुश रहो, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए साहब, अब आते हैं उस बात पर कि आप इस जो चैनल को देखते हैं, यहाँ जो न्यूज़ देखते हैं, किसी ने लिखा आप हमारे सेलिब्रिटी हो। नहीं, ये गलतफहमी में कभी नहीं पालता, और कभी ऐसी गलतफहमी होती है तो अपने आप को 2-3 चांटे लगा लेता हूँ, खटाखट खटाखट तुरंत ही, और ये भूत उतार लेता हूँ अपने ऊपर से। ऐसी गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए। इस गलतफहमी में ही मरता है आदमी, इस गलतफहमी से बाहर रहे। सामान्य व्यक्ति हूँ, अपना काम करता हूँ, आपको पसंद आता है तो मुझे भी खुशी होती है कि आपको पसंद आया। पूरी मेहनत करके आता हूँ अपनी तरफ से। सेलिब्रिटी होऊंगा तो आ जाऊँगा, बढ़िया बालों में हाथ फेरूंगा, बढ़िया मेरी शक्ल देखो और जाओ। आप इसलिए थोड़ी आते हो, आप कोर न्यूज़ लेने आते हो, एनालिसिस लेने आते हो। और वो अगर अच्छा नहीं होता तो फिर कोई नहीं देखता। करेक्ट। चलिए, तो साहब यहाँ आप इतनी सारी न्यूज़ सुनते हैं। बहुत पहले हमने एक आपको न्यूज़ बताई थी, सारी दुनिया से पहले बताई थी, कि अमेरिका जानबूझकर हथियार छोड़कर गया है अफ़गानिस्तान में। याद आ गया? और वो हथियार अब कश्मीर आएंगे, भारत आएंगे। याद है? ऐसे ही हथियारों में से एक और हथियार, एक ऐसी बुलेट जो किसी भी बुलेट प्रूफ जैकेट को फाड़ देती है, और इसके बाद भी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इन बुलेट्स का इस्तेमाल, वैसे तो ये प्रतिबंधित है, इनका इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाना चाहिए, जो यूएन चार्टर है उसमें प्रतिबंधित है, लेकिन इन बुलेट्स का इस्तेमाल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया था, आतंकवादियों के खिलाफ किया था, कि हम आतंकवादियों को मारना चाहते हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आ रहे हैं, तो हमको उनको मारने के लिए ऐसी बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बड़ी ही चालाकी के साथ अमेरिका उन बुलेट्स को भी अफ़गानिस्तान में छोड़ गया। यानी आप उनसे लड़ ही नहीं सकते,
इतना असला, इतना गोला बारूद देखे गए कि आप उनसे लड़ नहीं सकते। और वो बुलेट्स अब भारत में आ चुकी हैं। हमारे सैनिकों की अभी कुछ की जिनकी जान गई, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, इसके बावजूद उनकी जान चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि वही अमेरिकन गोली उस बुलेट प्रूफ जैकेट को फाड़ती हुई निकल गई। देखिए इस रिपोर्ट में। Steel core bullets left by US and Afghanistan now in Kashmir. Army orders new bulletproof jackets to counter the threat. अब एक नए प्रकार की बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कौन सी नए प्रकार की बुलेट प्रूफ का जैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा? प्लेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी आर्मर होता है। अब उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अंदर स्टील प्लेट होती है, उसको कोई भी गोली पार नहीं कर पाएगी, ऐसा कहते हैं। देखते हैं। तो अब एक नई प्रकार की बुलेट प्रूफ जैकेट फिर वजन बढ़ जाएगा हमारे सैनिकों के लिए, फिर हमारे जवानों के लिए कष्टप्रद हो गया। आप देखिए कोई चीज़ अफगानिस्तान में होती, भारत में कितना उसका इफेक्ट आता है। तो साहब अमेरिकन बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया कश्मीर में, और फाइनली ये बात छुपती तो है नहीं, तो सामने आ गई। और इसीलिए शायद छोड़कर गए थे कि कश्मीर, मैंने उसी समय कहा था कश्मीर में ये सारे हथियार आएंगे, कश्मीर में इनका इस्तेमाल होगा। और आज वो सारे हथियार एक एक करके कश्मीर आ रहे हैं, कश्मीर में उनका इस्तेमाल हो रहा है, हमारे जवानों को नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली अमेरिका ने क्या किया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया घर यार का। दोस्ती निभाते निभाते हमारे लिए ही मौत का सामान छोड़ कर गए। पर कोई नहीं, जितना हमें उससे नुकसान नहीं होगा, उससे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा। मयूर पटेल जी कहते हैं इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सारे त्यौहार रखे हैं जिससे टेंशन से मुक्त होते हैं। मयूर पटेल जी बहुत ज़बरदस्त आपका कमेंट है, और ये कमेंट इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है लेना, और यहाँ पर 2 मिनट रुकना, क्योंकि उत्सव आपको डिप्रेशन से बाहर लाता है। उत्सव आपके अंदर उमंग भर देता है, और जब उमंग होती है तब डिप्रेशन नहीं आता है। इसीलिए हमारे यहाँ साल भर में एक त्यौहार नहीं है, लगातार त्यौहार है। और गर्मियों में ना कोई त्यौहार नहीं है, बोले घर में बैठो, टेंशन नहीं, बाहर नहीं निकलने का, कोई ये खाने पीने का नहीं, पका हुआ खाना। बारिश में भी नहीं, बारिश के बाद में से शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़े। तो वो इतने पहले से वो सब सजग थे, उनको इतना पहले से मालूम था। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर पटेल जी। केशव दुबे जी कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे बड़ा धन संतोष है। चलिए आगे चले, इससे पहले धन की बात आ गई, मैं अपने धन की बात कर लूँ। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता, हमारे न्यूज़ पसंद आती है, हमारे लाइव पसंद आते हैं, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना बिल्कुल मत भूलिए। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukline@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए 2 ऑप्शन, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। इन 2 जगह, इसमें से पेपाल सबसे ईजी है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर लीजिएगा। t.me/nshukline इस लिंक पर जाइए और चैनल से जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर @nshukline सर्च कीजिए, फोटो के साथ 21,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उससे जुड़ जाइएगा। ट्विटर पर @NSO365, इंस्टाग्राम कू शेयर चैट और ट्विटर पर @nshukline, और फेसबुक पर नितिन शुक्ला इन, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सी फर्स्ट कर लें। इसके अलावा गूगल फॉर्म दिया हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से यदि आप भारत के अंदर, भारत में रहते हैं तो भारत में रहने वालों का फॉर्म भरें, और यदि भारत के बाहर रहते हैं तो NRI वाला फॉर्म भर दें। न्यूज़ का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसको हम पहले बोलते थे उसको अब थोड़े से अंतराल के बाद बीच में बोल रहे हैं, इस चीज़ को बीच में बोल रहे हैं। राइट, ठीक है ना। और भी थोड़े बदलाव हो गए, कॉलिंग टाइम जो है वो 9 से 10 की जगह 10 से 11 हो गया है। ठीक है। प्रकाश पटेल जी नमस्ते, गुरुजी आप ऐसे ही न्यूज़ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, बस आप ऐसे कंट्रीब्यूशन अपना जारी रखना प्रकाश पटेल जी, न्यूज़ आपको बराबर मिलती रहेगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बड़ी न्यूज़ कौन सी है आज की?
आपके लिए आपके हिसाब से सेट की गई। प्रधानमंत्री मोदी जो है युवराज ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क में थे, डेनमार्क के बाद जो है फ्रांस पहुंच गए हैं। राजेश उपाध्याय जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रांस भी पहुंच गए हैं, लेकिन उससे पहले डेनमार्क में क्या हुआ, किस किस से मिले? नॉर्डिक नेशन से मिले। अब ये नॉर्डिक नेशंस क्या है, पहले ज़रा न्यूज़ देखिए। 1 2 3 एक ही फ्रेम में, ओफो। जो बहन भाई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कृपया करें, थैंक्स इन एडवांस। धीरज कामरा जी कहते हैं, धन्यवाद धीरज जी। पीएम मोदी नॉर्डिक नेशंस के प्राइम मिनिस्टर से मिले। क्रूशियल है ये ट्रिप, रशिया और यूक्रेन को लेकर। स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे लोग नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं। क्यों क्रूशियल है? प्रधानमंत्री मोदी से मिलने क्यों आ रहे हैं सब लोग? पहले नॉर्डिक समझ लें, नॉर्डिक क्या भला है। आइए, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, जिनको पता है भाई साहब आप लोग तो ज्ञानी हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं है। ये रहा नॉर्डिक आपके सामने। अब नॉर्डिक समझ लीजिए, NOR नॉर्वे का है ना, डेनमार्क का D, आइसलैंड का IC और स्वीडन का S, फिनलैंड भी है इसमें। तो ये नॉर्डिक है, ये सारे देश हैं। अब इनका क्यों ज़रूरी है? नॉर्डिक नेशंस ये वो सारे नेशन हैं जो नेटो की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं। रशिया ने मना कर दिया स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड को, भाई तुम नहीं लेना, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे हम। तो प्रधानमंत्री मोदी इस समय सूत्रधार का काम कर रहे हैं। आपके देश का चाय वाला जो है ना, वो इस समय गजब ढा रहा है। मैं देख लूँ मेरी चाय है या ख़त्म हो गई? ख़त्म हो गई। तो वो गजब ढा रहा है, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। आपके देश का एक छोटा सा अदना सा प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला बच्चा, पूरी दुनिया उसके आगे पीछे आज घूम रही है और ये कह रही है कि भाई हमारे को कैसे भी तो भी सेटलमेंट करा दो, हमको नेटो ज्वाइन करा दो, रशिया हम पर हमला न करे, ये करा दो। तो ये नॉर्डिक नेशंस का पूरा हिसाब किताब है। सब की नज़र एक ही व्यक्ति पर है, वो नरेंद्र मोदी पर है। और सबको मालूम है अगर कोई कुछ कर सकता है तो यही कर सकता है, इसलिए नज़र है। तो ये जलवा है आपके इस छोटे से देश का, जिसको कभी गिना नहीं जाता था। वैसे तो 7th लार्जेस्ट कंट्री हो आप, लेकिन आपको कभी गिना ही नहीं जाता था। तो किताबों में पढ़ लिया हमने बचपन में कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है ना, लेकिन कभी गिना ही नहीं जाता था, आपको कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन अब आपको जब पूछा जा रहा है तो हर आदमी आप ही को पूछ रहा है, आप ही के प्रधानमंत्री से मिल रहा है, दुनिया भर के प्रधानमंत्री जो आपसे मिल रहे हैं। नारायण शंकर रमन जी कहते नमस्कार, वॉज नॉट एबल टू वॉच लाइव फॉर पास्ट 3 weeks ड्यू टू वर्क रिलेटेड इश्यूज, वॉज वॉचिंग ऑफलाइन एवरी डे एंड लाइक डन। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण शंकर रमन जी। देवव्रत जी प्रणाम भैया। तो ये फ़र्क है तब में और अब में। तो रशिया ने एकदम स्पष्ट रूप से कह रखा है, नॉर्डिक नेशंस ने अगर ज्वाइन किया अलायंस तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, और दिक्कत में आएंगे तब क्या होगा, तब वो हमला कर देगा। तो साहब तमाम सारे दो लोग जो हैं, तमाम सारे प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और अपनी अपनी बात में ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई रशिया उन पर हमला न कर दे, कैसे बचें। तो ये तमाम सारे लोग आए, तमाम सारे लोग मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, भारत के डेलीगेशन से उनके डेलीगेशन मिल रहे हैं, तमाम सारे। तो ये चीज़ें चल रही हैं, अभी आगे भी चलेंगे। इंडिया नीड्स यूरेनियम एंड दैट्स वाई नॉर्डिक, राजेश उपाध्याय जी कहते हैं। राजेश जी जैसे यूरेनियम से तो ज़्यादा आगे बढ़ के थोरियम है, और थोरियम हमारे पास में बहुत बहुत आयात मात्रा में है। तो फिलहाल फ्यूचर भी थोरियम का ही है। शाह साहब बात करता हूँ सर आपसे ना कल। अभिषेक महाजन जी कहते हैं महाभारत लाइक वॉर इज गोइंग बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, पीएम मोदी इज डिस्प्लेइंग हिज कैरेक्टर श्री कृष्ण, प्राउड ऑफ आवर पीएम, थैंक यू गुरुजी फॉर द न्यूज़। धन्यवाद अभिषेक महाजन जी। तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे इस समय कौन नचा रहा? भारत नचा रहा। सारे के सारे देश जो है भारत के आसपास, भारत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और उनको लग रहा है कि भारत ही कुछ कर सकता है। आइए देखें
फ्रांस पहुंच गए साहब आज। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? आप ये बताओ, आपका वोट वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इज़्ज़त मिल रही कि नहीं मिल रही है? जो लोग बाहर हैं उनको भी मालूम है कि कितनी इज़्ज़त मिल रही है। आइए देखें। जाओ भैया, नमस्ते, आ जाओ। स्वागत सत्कार, राम राम, श्याम श्याम। चलो साहब, चले भैया, आ गए रेड कारपेट पे। एक बात बताना, मेरे को ऐसा लगता है या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मतलब एक बॉडी लैंग्वेज जो है मोदी जी की एकदम ऐसी शेर जैसी सी नहीं है? नहीं, मज़ा आता है कि नहीं आता आप लोगों को देखकर? आ रहा है? न्यूज़ देखने में मज़ा आ रहा है? इस एनालिसिस में मज़ा आ रहा है? इस लाइव में मज़ा आ रहा है? तो लाइक कर लो, थोड़ा सा अपने अपने लाइक चेक कर लो। और पीछे भारत, ये भारत का विमान, भारत के 3 शेर, ना मज़ा आ जाता भाई, आनंद आ जाता देखकर। रमेश जी कहते हैं, सर आई वॉज थिंकिंग जस्ट द सेम, अ टी सेलर इन द पास्ट हैज़ द मैजिक ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट टी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट आइस विच इज़ अनब्रेकेबल बाय द होल वर्ल्ड। रमेश जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यही होने वाला है। भारत ही आने वाले समय में सबके लिए गुरु बनकर उभरेगा। विश्व गुरु की बात हो रही है ना, तो उतरे साहब, वहाँ से तो उतर गए, प्लेन से तो उतर गए, कहाँ पहुँचे ज़रा देखें। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो किस तरह से गले मिल रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप किस तरह से जरा इस हाथ को देखिएगा, किस तरह से गले मिल, जरा इमैनुअल मैक्रोन के इस हाथ को देखिएगा। मैक्रो किस तरह से गले मिल रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब खुशी अलग ही झलक रही है बॉस। गले मिलना भी देखिए बहुत सारे तरीके से गले मिला जाता है। हाँ, जो फॉर्मेलिटी होती है, लोग अपन जो रोज़ दोस्तों से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, आए बस एक हाथ से मिले। और कभी एकदम से कुछ बड़ा काम हो गया, कुछ बड़ी खुशी वाली बात है, किसी ने घर ले लिया, मकान ले लिया, या दुकान ले लिया, कुछ ऐसा, कुछ तरक्की हो गई या कुछ बहुत खुशी की बात है, तो बड़ी ज़ोर से गले मिलते हैं। तो ये गले मिलने का अंदाज़ सब कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि क्या चल रहा है, और ये बता रहा है फ्रांस के लिए भारत कितना इम्पोर्टेंट है। रिस्पेक्ट एंड पीपल से इंडिया इज़ लकी टू हैव मोदी जी। डेफिनेटली राजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो किस तरह से गले मिल रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब किसी ने अभी लिखा है, कमेंट आया, कुछ लोग आपको सरकारी यूट्यूबर बोलते हैं। मेरे देश का सम्मान दिखाने में अगर मुझे सरकारी यूट्यूबर कहा जाता है तो 100 बार सरकारी यूट्यूबर। मेरे देश के प्रधानमंत्री का मान दिखाने में अगर मुझे सरकारी यूट्यूबर कहा जाता तो 1000 बार सरकारी यूट्यूबर। मेरे देश का मान सम्मान, मेरे देश की प्रतिष्ठा यदि बढ़ती और यदि ऐसी चीज़ें मैं दिखाता हूँ तो मुझे सरकारी यूट्यूबर कहा जाता तो 1,00,000 बार, करोड़ बार सरकारी यूट्यूबर। हमें दुनिया में आज तक किसी की चिंता नहीं हुई, आगे भी नहीं होने वाली। हम आपको वो दिखाएंगे जो बहुत सारे लोग आपको देखने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं आप डिप्रेशन में जियो, आप अपना मान सम्मान। ये कोई मोदी का सम्मान नहीं है, ये आपका सम्मान है। ये सम्मान मोदी, ये जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं ये उनका सम्मान है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। राजेश उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजेश उपाध्याय जी का सम्मान है,
लक्ष्मी जी का, रमेश लक्ष्मीपति जी का सम्मान है, ये तमाम सारे लोगों का सम्मान है, ये हमारे जो और जितने भी मित्र हमारे, रमेश जी का, सॉरी, है ना, ये सम्मान बोलेंगे तो हर उस व्यक्ति का, नारायण शंकरमन जी का सम्मान है, युवराज जी आपका सम्मान है, हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो भारत को अपना मानता है। मयूर पटेल जी का सम्मान है, ये सम्मान उनका बढ़ रहा है। और यदि इस सम्मान में किसी को दिक्कत है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। हम इस सम्मान को लगातार दिखाते रहेंगे, हम ये आपको बताते रहेंगे कि आप एक दुर्बल से, पत्ते दुबले से, झिकले से लड़के से, ऐसा होता ना कि स्कूल कॉलेज के टाइम में एक बड़ा मरगिल्ला सा लड़का होता है, उसको हिला दिया, कोई भी थप्पड़ मार के चला गया, कुछ दिनों के लिए गायब हो गया, लेकिन जब लौट कर आया तो देखा तो बॉडी बिल्डर होकर आया, तो सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। तो भारत के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है, और मैं बस आपको उसकी असली तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं दिखा रहा, है ना। वीडियो सच्चाई बहुत बयां कर देते हैं, ठीक है। तो साहब बड़ी गर्मजोशी के साथ, बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है। स्वागत में कहीं कोई कमी? बोलो भाई, आनंद आ रहा है सरकारी यूट्यूब पे कि नहीं आ रहा है? और मेरा छोड़ो, मिर्च लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते मोदी जी। लो भैया, जेनविनिस डे अटायर पेरिस, कौन सी भाषा में लिख रहे हैं? इनकी तो भाषा ही बदल गई, इनकी तो भाषा ही बदल गई। तो भाई ये भारत का मान सम्मान है, ये जब बढ़ता है तो मेरा खून वैसे ही बढ़ जाता है। हमें जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस ये मान सम्मान देश का बढ़ता रहे, हमको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने इतनी ही ताकत के साथ उस समय भी खड़ा हुआ था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसी 2 कौड़ी के 2 टके के देश के राष्ट्राध्यक्ष ने ये कह दिया था कि देहाती औरत है। तभी भी हम इसी तरह खड़े हुए थे। हमने कभी ये नहीं देखा वो किस पार्टी का है, हमारे देश का व्यक्ति है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, हम उसके साथ हमेशा खड़े होंगे, चाहे कोई भी हो वो। ये मेरे देश की इज्जत की बात है, ठीक है। लेकिन आज जब ये चीज़ें दिखती हैं तो बड़ा आनंद आता है। आज जब तस्वीरें आती हैं तो साहब सोफे पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बैठे, इनके आधिकारिक आवास में है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एलियस पैलेस में, एलियसी पैलेस। तो दोनों बैठे हुए हैं साहब। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? पूरा मज़ा आ रहा है? तो ये जलवा है सर। ये प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी बैठे, तो आप ही बैठे हो। आपने तो चुन के प्रधानमंत्री मोदी को बनाया। प्रधानमंत्री मोदी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? आपका। तो ये इज्जत, ये सम्मान, ये सोफे पर तो आप ही बैठे हो, बस समझ का फ़र्क है। प्रधानमंत्री तो प्रधान सेवक है आपके। आपने अपना एक काम करने के लिए एक व्यक्ति चुना, वो गया, उसको इतना सम्मान मिल रहा है। आप सोच लो आपका सम्मान कहाँ पर है। सोच की बात है, राइट। कुछ लोग सोच नहीं पाते। तो ये भारत का बढ़ता हुआ रुतबा, भारत का जो जलवा है वो दिख रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर मोदी क्या करना चाह रहे हैं, विश्व क्या चाह रहा है। विश्व ये चाह रहा है, नॉर्डिक नेशन से लेकर अमेरिका ये चाह रहा है कि मोदी वहाँ कुछ ऐसा बोल दें जिससे रशिया के ऊपर प्रतिबंध लग जाए। मोदी वहाँ पर कुछ, फ्रांस भी यही चाह रहा है कि मोदी अगर आए हैं तो यहाँ कुछ तो ऐसा कहकर जाएं जिससे रशिया के अगेंस्ट में कुछ और ये युद्ध जो है रुके किसी प्रकार से। मोदी भी यही कह रहे हैं कि युद्ध तत्काल रुकना चाहिए, लेकिन रशिया के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी एक साइड बाय साइड में एक हार्ड बार्गेन चल रहा है रशिया के साथ में। साइड बाय साइड में एक हार्ड बार्गेन, यहाँ ये तस्वीरें देख रहे हो, उधर अलग से फ़ोन पे चल रही कहानी, क्या भाव दोगे? तो प्रेस किया जा रहा है। $70 प्रति बैरल पर बात बन चुकी है लगभग तेल की। उससे और नीचे दबाया जा रहा है कि उससे और कितना नीचे आ सकता है तेल। तो अपने देश के हितों के लिए काम किया जा रहा है, किसी के प्रेशर में काम नहीं किया जा रहा। अमेरिका कहता है ऐसा कर दो तो हम ये कर देंगे, नॉर्डिक नेशंस भी आ गए, सारे लोग मिलकर जो है प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रेशर बन नहीं पा रहा है और सबको आशा एक ही है बस कैसे भी युद्ध रुक जाए। अब युद्ध तो तब रुके जब ज़ेलेंस्की बात करें, ज़ेलेंस्की बात नहीं कर रहे तो फिर युद्ध रुकेगा कैसे? बड़ी मुश्किल है। Kanan Venugopal, Chennai, sir, watching live after a month. Love and regards on behalf of people of my state, Tamil Nadu. Om मुरुगा ओम। आ रहा हूँ सर, कानन वेणुगोपाल जी, आपकी बात पर आऊँगा, तमिलनाडु की बात पर आऊँगा। बहुत कुछ हो रहा है आप क्या? ठीक है। तो ये है साहब स्थिति परिस्थिति आपके सामने। तो हम अपने देश के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे, ना कि किसी और देश के दबाव में, प्रेशर में, उसमें किसी में नहीं आएंगे। हमारे देश के लिए जो बेहतर है हम वही करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं, गजब के लोग हैं, उनकी बातें, इतना सम्मान प्रधानमंत्री को मिला तो उनके अपना सुध-बुध खो बैठे। बोले पीएम मोदी के प्लेन में स्विमिंग पूल नहाते हुए जाते हैं, विदेश जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी बोले अरे भगवान, कहते स्विमिंग पूल है साहब, स्विमिंग पूल में नहाया जाता है कि स्विमिंग की जाती है? नहाया तो बाथ टब में जाता है यार। अब स्विमिंग पूल बता दिया उन्होंने, स्विमिंग पूल है, एक गोल्फ कोर्स भी है उसके अंदर, क्रिकेट का स्टेडियम भी है, आईपीएल देखते हुए भी जाते हैं। क्या मतलब, क्या मजाक है, क्या मतलब। अधीर रंजन जी, कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। आप इतने बड़े नेता हैं, अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हुए हैं, शायद अभी भी हैं। कम से कम आप ऐसा मत कीजिए, है ना। नीतीश कालिया जी कहते हैं मोदी इमैनुअल मैक्रोन हगिंग फोटो इज इनफ टू बर्न विशेष कम्युनिटी। बिल्कुल जी नीतीश जी, वो तो लंका लग गई उनकी। तो ये कुल मिला के अपने अपने फ़ायदे की चीज़, हमको जहाँ फ़ायदा होगा हम वो काम करेंगे। हमें किसी भी अमेरिका से इससे उससे दबने की आवश्यकता नहीं। और साथ ही साथ ये डील जो रशिया से हो रही है, इसके साथ में पैरेलल डील और चल रही है। जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उन सब के साथ भारत की पैरेलल डील चल रही है, सबसे बातचीत चल रही पैरेलली। रशिया से अगर 70 रुपये का भाव मिलता है तो दूसरे को बताते हैं 70 रुपये का भाव तो रशिया दे रहा है, तुम बताओ क्या भाव दोगे। 65 देते हो तो तुमसे डील क्लोज करें। 65 देता तो 60 वाले के पास पहुंच जाते, भैया वो 65 तो पड़ोसी दे रहा तेरा, तू 60 दे रहा तो बता। तो कुल मिलाकर ये जो है हार्ड बार्गेन जो है वो इस समय चल रहा है और बहुत अच्छा है भारत के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पहली बार किसी को ऐसा व्यक्ति पल्ले पड़ा है, ऐसी सरकार पल्ले पड़ी है जो सरकार का बनिया ज़्यादा है, कम से कम ऑयल परचेस के मामले में। और ये ज़्यादा दिन होना नहीं है, बस 4-5 साल की और बात है, फिर कोई तेल वेल नहीं, सब खेल ख़त्म होने वाला है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे आने वाले हो आप, बड़ी जल्दी आने वाले हो। तो ये सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है। तो तेल सस्ता लेना, अपने फ़ायदे के सौदे करना, ये तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ इस वक्त भारत के साथ में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। अब आते हैं, ये तो देश की बात हो गई। आज थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ आपके फ़ायदे की बात कर ले। कुछ बात कर ले थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की, कुछ स्टॉक मार्केट की, कुछ इस प्रकार की कुछ बात कर ले, थोड़ा सा आपके फ़ायदे की बात कर ले। फ़ायदे की बात इसलिए क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिए हैं 0.5 परसेंटेज पॉइंट से। फेड इंटरेस्ट रेट्स लाइव अपडेट्स, पॉवेल रेजेस अ 0.5 परसेंटेज पॉइंट। तो साहब ये लेटेस्ट न्यूज़ है, 0.5 परसेंटेज पॉइंट जो है बढ़ा दिया गया फेडरल रिजर्व ने, अमेरिका के। आइए, फेड हाइक्स रेट्स 0.5 पॉइंट विल श्रिंक एसेट्स टू कर्ब यूएस इन्फ्लेशन। क्यों बढ़ाया गया है इसको समझिए। इन्फ्लेशन ज़बरदस्त बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? मार्केट में जब पैसा ज़्यादा होता है। अब क्या किया? पैसा कम करने के लिए क्या किया? जो रेपो रेट, हम भारत में रेपो रेट बोलते हैं, है ना, वहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, उसको 0.5% बढ़ा दिया गया। अब उसे 0.5% बढ़ाने से क्या होगा?
मार्केट में पैसा कम होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगा हो गया। तो महंगा हो गया तब क्या, तब जो लोग पैसा जो लगाते हैं उनको फ़ायदा है। 4% मिल रहा था 4.5% मिलेगा। तो ये फ़र्क आ गया। अब इससे इन्फ्लेशन का क्या लेना देना है, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो परचेज पावर कम हो जाएगी, परचेज पावर कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज पावर जब ज़्यादा रहेगी, सबकी जेब में पैसा है। और की ऐसे समझ लीजिए, कोई सब्ज़ी वाला आया और उसने देखा बहुत सारे लोग खरीदने आए हैं, सबकी जेब में पैसा है, तो धीरे से अपना रेट बढ़ा देता है सब्जी का। 10 रुपये की जगह 15 रुपये बोल देगा। उसे मालूम है इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। और जैसे ही मालूम ये चलेगा कि पैसा नहीं है लोगों की जेब में या ख़रीदार कम है, तब क्या करेगा, तो वो 15 रुपये की चीज़ को 12 में बेच के निकलने की सोचेगा, बोले 10 में लाया हूँ 12 में बेच के निकल जाऊँ। क्लियर है? ठीक है। तो सर इट्स नाउ टाइम टू पुट सैंक्शन ऑन यूएस एंड मोदी इज गोइंग टू डू इट। कल्याण जी, किसी पर सैंक्शन हम लगाने वालों में से नहीं, हम सबसे फ़ायदा लेने वालों में से। ठीक है। तो ये अमेरिका ने किया, यानी अमेरिका को इन्फ्लेशन रेट कम करना है, इसलिए किया। अगर अमेरिका रेट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, यानी पैसे का जो मूल्य, जो रिटर्न है वो वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, तो भारत में कम हो जाएगा, है कि नहीं? पैसे का रिटर्न अगर अमेरिका में ज़्यादा मिल रहा है, भारत में कम मिल रहा है, तो क्या होगा, भारत से पैसा उठकर अमेरिका चला जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा? ऐसे समझ लीजिए कि आप ब्याज पे पैसा चला रहे हो और राजेश उपाध्याय जी आपको 12% दे रहे हो, नितिन शुक्ला आपको 18% ब्याज दे रहा है, तो किसको पे पैसा लगाओगे आप? नितिन शुक्ला पे लगाओगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है। तो ये पैसा जो वर्ल्ड मार्केट भी एक अरीना है ना, तो यहाँ से वहाँ पैसा जाना है, तो पैसा उठ के इधर से उधर चला जाएगा, राइट। तो हमको ये बात मालूम चल गई थी कि आज फेडरल रिजर्व के रेट बढ़ने हैं, 0.5% से बढ़ने हैं। उसी हिसाब से भारत ने अपनी पहले ही तैयारी कर ली, और आरबीआई ने बढ़ाई ब्याज दर। क्या बुरे दिन आने वाले हैं? ओ माय गॉड। भारतीय मीडिया की भाई सबसे बड़ी तारीफ यही है कि इतने नेगेटिव हैं कि पूछिए मत। 4 मई, हालांकि 9 बजे इन्होंने दिया है, ये खबर दोपहर के 2-2:30 बजे आ गई थी। उनको मालूम था कि आज रात में फेडरल रिजर्व अपने रेट बढ़ाएगा, जो अभी मिडनाइट में बढ़ा दिए भारतीय समय अनुसार, तो अपन ने पहले ही बढ़ा लिए। इन्होंने कहा बुरे दिन आने वाले, बुरे दिन नहीं आने वाले, भारत से जो पैसा इरोजन होने वाला है उसको रोकने के लिए हमने भी अपने बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि विश्व के मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज साफ हो जाओगे आप। तो क्या किया, बढ़ा दिया। आरबीआई ने दिया बड़ा झटका, रेपो दरों में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा, होम ऑटो समेत सभी लोन महंगे होंगे। ठीक है। रिजर्व बैंक 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेटों में 4.4% हुई रेपो रेट दर बढ़कर 4% पर स्थिर थी 2 साल से। 2020 में हुआ था आखिरी बदलाव। 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा CRR में। अब CRR क्या है? 2 चीज़ें, एक तो रेपो रेट और एक CRR। पहले इन दोनों को समझ लीजिए। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंक को पैसा, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? बैंक का पैसा थोड़ी है। तो बैंक्स को जो लोन देती है वो 4% पर दे रही थी, अब 4.4% पे देगी। तो बैंक को 4.4% महंगा हो गया लोन, तो आपको भी लोन महंगा मिलेगा। अब कितना महंगा मिलेगा? हो सकता है 1% महंगा हो जाए। अब CRR क्या है? कैश क्रेडिट रेशियो है ना, CRR, कैश रिजर्व रेशियो जिसे आप बोलेंगे ना, कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR किस चीज़ को कहेंगे? रेपो रेट तो आपको समझ में आ गया, जो आरबीआई ने पैसा दिया दूसरे बैंक्स को, छोटे बैंक को उधार देने के लिए। आपको जो होम लोन देना है, कार लोन देना है, उसकी जो EMI है वो महंगी हो जाएगी, तकरीबन 1000 रुपये महंगी हो जाएगी। CRR क्या है? CRR से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? CRR वो पैसा जो मार्केट में घूमता है। किसी ज़माने में CRR 12% हुआ करता था, 11.5 हुआ, 11 हुआ, फिर 10, 10.5 हुआ, 10 हुआ, आधा पॉइंट करके इसको कम लाए, और अब 4% पे था ये, अब 4.5 कर दिया गया। अब इससे क्या होगा? उस समय पर हमको पैसे की आवश्यकता थी। ये CRR क्या है?
कैश रिजर्व रेशियो यानी जितना भी बैंक में जनता ने पैसा जमा किया है, सपोजिंग 100 करोड़ रुपए किसी बैंक के पास जनता ने जमा किए, तो उसमें से 4.5 करोड़ रुपए आज की तारीख में, यानी आज ये इस फैसले से पहले 4 करोड़ रुपए बैंक को अपने पास रखने थे, रिजर्व बैंक के पास रखने थे, जमा करने थे कि जितना पैसा हमारे पास आया जनता का, उसमें से ये 4% जो आपका, ये हमने आपके पास जमा कर दिया। तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा था, बैंक लोन ज़्यादा दे रहा था। अब क्या हुआ, 4.5% कर दिया आज ही, यानी 50 लाख रुपए और अब बैंक को कहीं से लाने हैं, तो वो उसको जमा करने आरबीआई में, यानी बैंक के पास पैसा कम हो गया। ठीक है, अब इससे कम कैसा हुआ? कम ऐसा हो गया कि जो टोटल पैसा था वो आरबीआई के पास ज़्यादा चला गया, यहाँ कम हो गया। कम होने की वजह से क्या हुआ, रेपो रेट भी बढ़ गया, पैसा भी कम हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। भारत में भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन कम कैसे होगा, इसको समझ लीजिए। इन्फ्लेशन कम ऐसे होगा कि सर सभी अभी इकोनॉमिक्स कृपया मत समझाइए, पूरा बाउंसर जा रहा है, रविवार को पूरा डिटेल में समझाइए प्लीज़, ये सब होता है क्या? देवव्रत जी 2 मिनट के अंदर समझा रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो आप इतना, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन भी रुकेगा, पैसा भी कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि होम लोन महंगा हो गया तो घर खरीदने वाले कम हो जाएंगे, मार्केट में पैसा कम हो गया तो लोन जो दे रही थी बिल्डर को वो भी कम हो जाएगा, तो बिल्डर को भी आसानी से नहीं मिलेगा। महंगा हो गया तो आदमी खरीदेगा नहीं, ईएमआई महंगी होगी, आदमी लोन, कार लोन, फलाना लोन, ढिकाना लोन, ये सारे लोन कम करेगा कि महंगा हो गया यार, बजट के बाहर हो रहा है। तो जब महंगा हो गया, बजट के बाहर हो गया, मार्केट में पैसा कम हो गया, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, खरीदार कम हो जाएंगे ना, तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, जब खरीदार कम हो जाएंगे खरीदार बढ़ जाएंगे, कब बढ़ेंगे? जब उन सबकी जेब में पैसा होगा। तो सबकी जेब में से पैसा ले लिया सरकार ने वापस, बैंक्स की जेब में से ले लिया, तो आपके ऊपर तब इफेक्ट करेगा। तो अब वो पैसा कम हो गया, जब पैसा कम हो गया तो महंगाई जो है थोड़ी थम जाएगी। लेकिन इसका एक और रिपल इफेक्ट है, वो क्या है? वो इफेक्ट ये है कि जब ये सब खरीदारी कम हो जाएगी तो आपकी जो इंडस्ट्रीज है उन पर भी तो फर्क पड़ेगा, जो ऑटो इंडस्ट्री है उन पर भी तो फर्क पड़ेगा, वो भी तो कम बनाएगी कार, क्योंकि बिक नहीं रही है, तो ऑफर्स भी आएंगे, है ना। तो धीरे धीरे करके स्लो डाउन की तरफ हम जाएंगे, रिसेशन की तरफ। इन्फ्लेशन का दूसरा ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन, है ना। तो हम रिसेशन की तरफ धीरे धीरे जाएंगे, तो इसलिए बहुत कंट्रोल करके, बहुत कंट्रोल्ड वे में इसको धीरे से बढ़ाएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहले ज़रा न्यूज़ देख लें, फिर मैं आपके इफेक्ट पर आता हूँ। राइट, रेपो रेटों में 0.4% की बढ़ोतरी कर बाजार को किया हैरान, होम लोन सहित सभी कर्ज होंगे महंगे। ठीक है, सारे कर्ज जो है वो महंगे हो जाएंगे। आरबीआई हाइक रेपो रेट, होम लोन ईएमआई देते हैं, हर महीने 1000 रुपये और देने को रहिए तैयार। आरबीआई ने बढ़ा दी है ब्याज दरें, अब 1000 रुपये और आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के रेट भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे राजेश जी। ईएमआई हो सकती है महंगी, आरबीआई ने रेपो रेट की बढ़ोतरी, शेयर बाजार धड़ाम। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बढ़ेंगे, सबके लिए बढ़ेंगे, है ना। फ़ायदा भी होगा कुछ लोगों को। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज जो है ना स्लो डाउन करेगी। जब स्लो डाउन करेगी तब क्या होगा? तो जो इंडस्ट्री जो व्यापार कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, वो कम बिजनेस करेगी तो उसके शेयर पे इफेक्ट आएगा। शेयर पे इफेक्ट आएगा तो शेयर बाजार गिरेगा नीचे। ठीक है, शेयर बाजार नीचे गिरेगा यानी आपके जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो नीचे गिरेगा। आज ही, है ना, आज ही मेरे ख्याल से 1300 या 1500 पॉइंट आज टूटा है, कम है, अभी इतना ही और टूटेगा। अब हो सकता है कल ना टूटे, कल बढ़ाकर परसों तोड़ दें, है ना। तो ये चलेगा। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी स्टॉक, हाँ धीरज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। सो टैक्स कम कलेक्ट होगा, ये भी बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, टैक्स भी कम कलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, 3000 4000 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा गया तो आज कुछ 1300-1500 है, हो सकता है कल बढ़ जाए 200-300 पॉइंट, टेक्निकल करेक्शन आ जाए, फिर परसों हो सकता है गिर जाए। तो कुल मिला के करीब इतना करेक्शन जो है
हमको देखने को लगता है। ये बीएसई की बात कर रहा हूँ, एनएसई मत समझ लेना, ठीक है ना। दीपक आहूजा कहते हैं इन्फ्लेशन इज़ नॉट बैड एज वी थिंक। नहीं सर, दीप आहूजा जी, इन्फ्लेशन बिल्कुल बैड होता है, और एक ज़माना हो जाएगा जब आप कार भर के पैसा ले जाओगे तब एक बोतल पानी की आएगी, अगर इसको चेक नहीं किया तो कॉन्स्टेंटली इसको चेक करना बहुत आवश्यक है ना। चांस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा चांस है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत टेक्निकल करेक्शन आके वापस वहीं सेटल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टॉक मार्केट में रिसेशन आएगा, स्टॉक मार्केट जब नीचे गिरेगा तब क्या होगा? तब भारत की इकोनॉमी भी तो थोड़ी बहुत नीचे गिरेगी। तब भारत की इकोनॉमी नीचे गिरी तब क्या होगा? तो भारत की करेंसी पे इफेक्ट आएगा। तो करेंसी पे इफेक्ट आएगा तो क्या होगा? तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन डॉलर तो वहाँ पर भी गिरेगा ना, क्योंकि उधर पे भी तो यही सब होना है। तो ये आपको हिसाब लगाना है कि डॉलर कितना गिरेगा, कितना नहीं गिरेगा। क्योंकि भारत में यदि सिर्फ बढ़ाया होता रेपो रेट तो डॉलर मजबूत होता, लेकिन अमेरिका ने भी बढ़ाया, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, ठीक है, क्लियर है। और टूटा चाहिए, 5 साल का ऑल टाइम हाई है, इतनी जल्दी इंडेक्स ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना सर। देखेंगे 2.2 के लाइक कर दिया, अच्छा ठीक है। डॉक्टर पॉल कहते हैं सर, पोस्ट कोविड इंटरेस्ट वर एनीवेज वेरी लो टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, सो रेपो बूस्ट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड, आई टुक कार एंड मुद्रा लोन फिक्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, फिक्स वाला दिया, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई करेंसी की बात हो रही, तो जरा अमेरिका की पोजीशन भी देख लें। अमेरिका किस पोजीशन पे खड़ा है? ट्रेड डेफिसिट को लेकर भारत में बहुत सारी बातें हो रही है। यूएस ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू रिकॉर्ड 109.8 बिलियन एज इंपोर्ट सर्ज, यानी जितना माल बेचा उसके मुकाबले जो खरीदा 109.8 बिलियन डॉलर्स का, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है ना। 109.8, अब ये तो बहुत बड़ी फिगर है, और ये इतनी बड़ी फिगर है कि आज तक कभी भी 100 बिलियन डॉलर्स तक का भी टच नहीं किया है ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के इतिहास में। या अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, ट्रेड डेफिसिट 22% बढ़ गया और 100 बिलियन को क्रॉस कर गया, 109.8 बिलियन पर है। तो अमेरिका की इकोनॉमी कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी है इसलिए उसको एकदम से इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे पतले तवे पे, बहुत पतले टीन के डब्बे पे आप कोई चीज़ रखो ना, रोटी तो जल जाएगी, एकदम से इफेक्ट आ जाएगा। और मोटे तवे पे आप रखते हो तो जल्दी नहीं जलती है, तो एकदम से इफेक्ट नहीं आता। तो मोटा तवा है ऐसा समझ लीजिए। तो क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी है इसलिए इफेक्ट एकदम से देखने को नहीं मिल रहा, पर लॉन्ग रन में अच्छे दिन नहीं दिख रहे अमेरिका के। 22 GDP 8.01, वी विल बीट चाइना, राजेश उपाध्याय जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। विरल पटेल जी कहते हैं थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग इंडियन मार्केट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको समझ में आया इसके लिए, है ना। टुडेज रेट ऑफ डॉलर 75.17, अभी शायद फ्यूचर्स का शायद 76.60 ऐसा कुछ चल रहा था। आज काफ़ी चाल रही है आज डॉलर में, एक महीने बाद का जो डॉलर है वो तकरीबन 76.80 तक गया, फिर 76.40 तक आया, फिर 60 पे बंद हुआ। मतलब बहुत कम ही होता है कि इतना ज़्यादा चांस मिलता है लोगों को कमाने का। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ चांस। यूएस इकोनॉमी ऑन वोल्केनो, राजेश जी, बिल्कुल सर। तो ये इकोनॉमी के हिसाब किताब है, इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जिनके पास पैसा है उनको मैं यही टिप दूंगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है किसका, एफडीज का, उधर इन्वेस्ट करने की जगह जो स्टॉक्स हैं अभी वो नीचे गिरेंगे धड़ाम से, है ना। जैसे 3-4 हज़ार पॉइंट जब नीचे जाएगा तब वहाँ से ख़रीद लीजिएगा, ठीक है। बाइंग के लिए बुरा समय नहीं, अच्छा समय है, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में फिर से मार्केट बढ़ेगा, वो नहीं रुकने वाला है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो नहीं रुकने वाला है, ठीक है। अब कौन से स्टॉक लेने, ब्लू चिप ले लेना, सेफ खेलना है तो, है ना, ठीक है। LIC IPO भी आ रहा है, LIC IPO की भी बात हो जाए लगे, हाँ तो भूल ही गया था मैं। आज ही जो उनका जो वो कोटा था, कौन सा वाला, जो उनके वो होते ना, जो उनके ऑलरेडी क्लाइंट्स थे, सब्सक्राइबर्स थे,
वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है ना। जो LIC के जो ऑलरेडी क्लाइंट है उनका तो ओवर सब्सक्राइब हो ही गया है, ठीक है। पॉलिसी होल्डर, यस, पॉलिसी होल्डर का जो था वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो एक अच्छा शेयर है, ले सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए, मिलने के चांसेस कम है, फिर भी बुराई क्या है। सर बुरा ना मानना, वैसे आपने LIC IPO के लिए अप्लाई किया? पूरू कश्यप जी ने, मैं सर इस मार्केट से बहुत दूर हूँ, है ना। और किसी ज़माने में स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था, तो थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर ली। बाकी शेयर अच्छा है LIC का, आप ले सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन में डेंटिस्ट छोड़ रहे जॉब, मरीजों को 3 साल तक वेटिंग। ओफो भैया, ये क्या हो गया। दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंची डेंटिस्ट की संख्या। तो डेंटिस्ट की आवश्यकता भैया, फिर मत कहना बताया नहीं। 2020 के अंत तक 23,733 डेंटिस्ट थे, जो अब 21,000 रह गए। कहाँ जा रहे हैं सारे, अमेरिका चले जा रहे हैं क्या? बजट की कमी है डेंटल विभाग में, इसलिए सब छोड़ रहे हैं। पैसा नहीं है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पाउंड में मिलने वाला पैसा बहुत है। एक छोटा सा एग्ज़ाम पास करना होता है वहाँ जाने के लिए। यहाँ वाली डिग्री चलेगी, लेकिन उसके लिए वहाँ का एग्ज़ाम एक पास करना होता है, उसको पास कर लीजिए आराम से, जो है आप वहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो जितने भी डेंटिस्ट हैं हमारे जान पहचान में, वो इस चीज़ को ज़रा और आगे तक पहुँचा दें, सब लोगों तक पहुँचा दें। परमेश्वर जी कहते हैं मोदी विल ब्लो दिस आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बट ओवरऑल इंडियाज इकोनॉमी विल नॉट हर्ट विद दिस मार्जिनल चेंज इन रेपो रेट्स। परमेश्वर जी, जो महंगाई थी उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, लेकिन बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो आपके चीज़ें वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि तेल है, कोल है। कोल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 2 गुने से ज़्यादा महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में कोल। तो कोल अगर अभी जो हमारे यहाँ बिजली बन रही है कोल से बन रही है, और उसमें जो है अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया। यदि इसमें बदलाव कर देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना, रेट बढ़ जाएगा बिजली का भी। तो फिलहाल इसको कंट्रोल करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। My channel is on stock market only. I am technical analyst in market. USA was mad behind 3 trillion quantitative easing result into inflation. LIC can infuse liquidity into market. Let's see. जी अंकुर जी, बिल्कुल। एक्स मुस्लिम अब्दुल कहते हैं जय हिंद। जय हिंद भैया अब्दुल जी। भाव आज फिर मैंने 2 बचा लियो पर। अच्छा ठीक है, गुड। चलिए, तो ये तो ही पैसे कमाने की बात। पैसे कमा के करोगे क्या? गाड़ी खरीदोगे, बंगला खरीदोगे? उस गाड़ी बंगले का क्या होगा? कुछ और वीडियो आ गए, वही जोधपुर वाले, जरा देख लें। बोलो मत बोलो। देखो देखो गाड़ी का कांच फोड़ रहा है। यार ये देखो, ये हो रही स्थिति। तुमने गाड़ी खरीदी, उनने कांच फोड़ दिया। तोड़ देंगे ये तो। अरे ओए, यहाँ मत करना, चल। यहाँ बैठ रहे। मटके का निशाना लग नहीं पाया भाई, थोड़ा बगल से गिर गया। अरे ओए, यहाँ मत करना, चल। यहाँ बैठ रहे। चुप। फेंको फेंको पैरों पे। मत बोल। भागो यहाँ से। क्यों बोल रहे हैं कांचने को? सारा देश का सत्यानाश कर रखा है मुसलमानों ने। इस तरीके से काम कर रहा हूँ। उठा के मटकी फेंकी तो बगेला। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे, मारो सालो। मैं तो कम कभी सोच रही मार रहे मारो। हिंदुओं को। हिंदुओं को मार रहे हैं। ये देखो, पुलिस को फोन करो ना। पुलिस तो खड़ी है ना यहाँ पे। कहाँ खड़ी है पुलिस? यार पुलिस वाले क्या कर रहे हो? इसलिए इंटरनेट बंद किया इन्होंने। हाँ
ये स्थिति हो गई भारत की, इसीलिए इंटरनेट बंद किया है ये खड़ी पुलिस, ये खड़ी पुलिस, चाहेगा और इनके सामने मारा जा रहा है। यहाँ से तो मैंने मटके फेंके थे, भगे उठ हमको भी चल रही। हाँ मेरे भी छूट गई। फोन करो चोपड़ा जी को, तो गाड़ी का कांच फोड़ दिया साले ने। नहीं आप खड़े हो पुलिस। चोपड़ा जी की गाड़ी का कांच फोड़ दिया, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप खड़े हो, एटलीस्ट कम से कम बोलो तो सही, कुछ करो तो सही। तो कल ही कहा था लोहा खरीद लो, कहाँ तुम सोना वोना खरीदने के चक्कर में, सोना खरीद रहे थे कल। खैर चलो भाई, सर यू मेंशन फेड रेपो रेट्स इन थंबनेल, कैन मेंशन आरबीआई रेपो रेट रादर, वो भी कर सकते हैं। फेड का लेटेस्ट था तो इसलिए फेड डाल दिया ताकि ट्रेंडिंग में आ जाएगा। हाँ, मीडिया बोला मैंने नॉट मोदी, मीडिया बोला मैंने नॉट मोदी, ओके सॉरी मैं गलत पढ़ लिया। डाउ सोर्स इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन रेट, हाँ ये बड़े कमाल की बात है राजेश जी, है ना। और वहाँ पर बढ़ रहा है जबकि एक्चुअली उसे नीचे जाना चाहिए था। ठीक है देखते हैं। खैर हो सकता है कल भारत का भी ऊपर चला जाए, परसों नीचे धड़ाम हो जाए। सारा सटोरियों का गेम है ना, इतना आसान नहीं है। चलिए साहब ज़रा देखें, दादा की दवाई लेने निकला था, चाकू मार दिया। दवाई लेने निकले साहब, उनके साथ भी यही हो गया। ठीक है ना, क्या बोलें, बड़ी बुरी स्थिति है। दवाई लेने निकले, उनको भी मार दिया। स्थिति बड़ी विचित्र है, तैयारी कुछ है ही नहीं, तो करेंगे क्या। बड़े नहीं वैसे। चलिए साहब सुन लें, कोई कह रहा आपसे कुछ। और विश्व भर सबको मानवता ओर से ईद मुबारक कहने चाहूंगी, ईद मुबारक कहने चाहूंगी, ईद मुबारक कहने चाहूंगी, ईद मुबारक कहने चाहूंगी। ईद मुबारक कहना चाहूंगे। अच्छा ईद मुबारक कहने आई हैं। पूरा विश्व में शांति रहे और पूरा विश्व देखे कि बंगाल में जैसे यूनिटी है और कोई जगह में हिंदुस्तान में नहीं है। इसी के लिए वो लोग जलते हैं, जितना जलते हैं उतना, जितना जलते हैं वो बेइज्जती करते हैं, लेकिन वो हमको बहुत बेइज्जत किया है, बहुत बेइज्जती करते भी है, आने वाला दिन करेंगे भी। करने दो, हम डरते नहीं है, हम डरपुक नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम लड़ते हैं, हम लड़ना जानते हैं। हम दुख नहीं है, हम काफिर नहीं है, डरपुक नहीं है, हम काफिर नहीं है, डरपुक नहीं है, हम काफिर नहीं है। एक मिनट, ईद मुबारक का ठीक है, हम डरपोक नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं, तो मोमिन हो। काफिर नहीं हो तो क्या मोमिन हो? दो ही चीज है, या तो मोमिन या काफिर। काफिर हम लड़ते हैं, हम लड़ना जानते हैं। আমরা লড়তে জানি, আমরা মরতে জানি, আমরা গড়তে জানি। তাই বলি तो जुबान पर आज बात आ ही गई कि हम काफिर नहीं हैं, हम डरते नहीं, हम काफिर नहीं हैं। कमाल है साहब, कमाल है। डरते नहीं, काफिर नहीं है। मुर्शिदाबाद की एक घटना, डरते नहीं है, काफिर थोड़ी है। लड़ते हैं, मारते हैं। सही कह रही ममता दी। मुर्शिदाबाद डरते नहीं है भाई। चलो साहब, हम प्रेम करते हैं भाई। मुर्शिदाबाद में ये मान नहीं रही हमारी बात को। लव जिहाद का केस था, लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया, चाकू मार मार के उसकी हत्या कर दी। बहरामपुर कृष्णनाथ कॉलेज की छात्रा है,
नाम था सुतापा चौधरी, तृतीय वर्ष की छात्रा थी। सही है। जय श्री राम सर, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज मेरी तरफ से 10-15 लाइक का सपोर्ट होगा हर वीडियो में। अगर यूट्यूब नहीं माना तो हम भी नहीं मानेंगे। धन्यवाद दीपक उपाध्याय जी। ठीक है ना। तो सर ये स्थिति है। बहरहाल मार दिया। हम प्रेम कोरता है, हमारी बात नहीं मानेगा, हम मोड़ देगा। वो दीदी तो बोल रही थी लेकिन हम तो कॉफी नहीं है, क्या बोले। चलो भाई आगे देखें। जोधपुर में ये पहला मौका है जब किसी फेस्टिवल पर पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई जगह आगजनी, तोड़फोड़, चाकूबाजी से पूरा शहर जल उठा। जोधपुर के भीतरी शहर में मंगलवार को हुए उपद्रव ने एक परिवार को झकझोर कर रख दिया। यहाँ उपद्रवियों ने इस 7 साल की मासूम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी कुछ ज्यादा कर पाते। इससे पहले अजय पुरोहित नाम के शख्स ने अपनी जान पर खेलकर बच्ची को बचा लिया। कौन जान पर खेला? अजय पुरोहित, टीका लगाने वाला। अच्छा, ठेका लोन ले रखा है। चलो भाई। इस दौरान उपद्रवियों ने युवक को जमकर पीटा। हिंसा के बाद परिवार इतना डर गया कि कुछ बोल नहीं पा रहा है। 10-20 मिनट में फिर इधर बैको के पास में थे, मतलब इधर पास में चौक है मुसलमानों का पास जी, वहाँ से एक मिनट साथ में खूब सारे मियाँ लोग आ गए। हाँ। लकड़ी लाठी लोग सीढ़ियाँ लेके सब कुछ लेके आ गए। अच्छा। तोड़ बात करने शुरू कर दी। पवन सिंघवी जी, उनकी बच्ची बच गई। माले गनीमत, बाल बाल बच गई। आमदन वगैरह ये सब इकट्ठा हो रहे थे और दुकान में तोड़ कर रहे थे। मैंने दुकान का शटर नीचे करवाया, इसका शटर नीचे हुआ नहीं, इसमें एक छोटी बच्ची खड़ी है। ये सब आए और दुकान पे हमला बोल रहे हैं। इनकी दुकान तोड़ी, कुमार साहब की दुकान तोड़ी। वो क्या एक छोटी बच्ची खड़ी थी, उसके ऊपर ये डंडे से, मतलब मैं आगे खड़ा था, वो मेरे आगे थी, और उसको बचाने के चक्कर में मुझे बीच में आना पड़ा। फिलहाल जोधपुर में हालात सामान्य हैं। 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। चलिए साहब, तो ये कल की खबरें आज तक आ ही रही हैं, आप तक पहुंचनी चाहिए। सर हालत इतना गिर गए, लगता है इनको लाइफ की वैल्यू और क्राइम करने में ना गिल्ट है ना इंसानियत। ओरी विष्णुवर्धन रेड्डी जी, कौन सी दुनिया में हो आप? नहीं नहीं नहीं, उनको क्राइम करने में और किसी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं होता है सर, है ना। इंसानियत नहीं है। आपको नहीं मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। खैर, तो ये स्थिति राजस्थान की। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या? उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नहीं हुई ईद की नमाज। हमने कल ही आपको बताया था, आज अखबारों में भी छप गया। और बता कोई और नहीं रहा, खुद योगी जी बता रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नहीं हुई ईद की नमाज। सब ईद की नमाज जो है मस्जिद के अंदर, कोई बाहर नहीं। ये फ़र्क है उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। ये फ़र्क है सुशासन में और कुशासन में। पहली बार यूपी में सड़कों पर नहीं हुई ईद की नमाज, लेकिन इसके बावजूद लोग माने थोड़ी। 4 मस्जिद और 1 मदरसे ने ही माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ठीक है ना। लीजिए साहब, आ गए सड़कों पे। 2 वर्ष बाद सामूहिक रूप से अदा की गई नमाज, उमड़ी भीड़, बड़ी ईदगाह। क्या बोलें, कुछ लोग फिर भी नहीं मानते, लेकिन खैर मनवा दिया जाएगा धीरे धीरे करके। तो सिर्फ यही नमाज बंद हो रही है ऐसा हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं, और भी बहुत कुछ काम हो रहा है। यूपी सेट टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ सेक्टर इन 2 years अंडर योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जी हेल्थ सेक्टर को रिफॉर्म कर रहे हैं, पूरी तरह से बदल रहे हैं। और क्या रिफॉर्म कर रहे हैं? डॉक्टर नर्सेस का जो रेशियो है उसको बराबर बैठा रहे हैं। बोले जितने डॉक्टर्स उसी रेशियो में नर्सेस भी होनी चाहिए। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बहुत सारी नौकरियां नर्सिंग स्टाफ की निकलेगी। तो जिन लोगों ने, जो नर्सेस हैं, जिन्होंने कोर्स किए, उस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की जॉब्स निकल सकती हैं। खैर, इनकी फितरत से हर कोई धीरे धीरे
वाकिफ होता जा रहा है। यही कारण है न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस, स्टोन पेल्टिंग प्रोटेक्शन ऑन विंडोज। सही बात है, बहुत सही है। मतलब भारत सरकार को मालूम है आने वाला समय कैसा और किस प्रकार से हमको अपनी ट्रेन्स बनानी है और किस प्रकार से ऐसे लोगों से बचानी है। खैर उत्तर प्रदेश में एक सज्जन है, पुलिस के ऊपर हमला करके भागे थे, पुलिस के जवानों को मार पीट के भागे थे। देखें ज़रा क्या हुआ। ओहो ओहो हो, ओए मम्मी मुंह सूज गया भाई, पुलिस को मारे थे साहब। ओहो हो, फिटनेस बन गई, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं फिटनेस बनना। चलो साहब, अब याद रहेगा इनको पुलिस पे हमला नहीं करना है। तो अब याद रहेगा। खैर इनकी हालत देख के कुछ लोगों के तो सुर ही बदल गए, वाकई में। उनको भी देख लीजिए जिनके सुर बदल गए। करे न चाक पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। सात मुफ्ती साहब हैं। दीप सात खंड, सात दीप सात खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन, बरखा बिन बरखा बिन, सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन माता बिन भोजन कौन धरे। भाई साहब मुफ्ती साहब तो गाना ही कुछ और कह रहे हैं, कहते सबके दाता राम। बात तो सही है। ठीक है, बड़ी सही बात है, सबके दाता राम, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। खुद ही मान लिया, चलिए मानना भी चाहिए, सत्य तो यही है। खैर आइए यूपी से एक और बड़ी मज़ेदार खबर आई है। इस्लामी टोपी में कहो ईद मुबारक वरना नंबर कटेंगे, प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा का ऑर्डर। विरोध पर बोली अपने बच्चों को स्कूल से हटा लें। न्याय नगर पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, सीबीएसई स्कूल है साहब, ये सीबीएसई। बुशरा मैडम है यहाँ की, बुशरा मुस्तफ़ा मैडम प्रिंसिपल है। कहती टोपी लगा कर आना, इस्लामी टोपी लगा कर आना स्कूल में, और इस्लामी टोपी लगा कर ईद मुबारक बोलना, नहीं तो नंबर कटेंगे। लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, भाई हमारा बच्चा क्यों लगाएगा इस्लामी टोपी। बोले आपको अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे को निकाल लो। एक काम करो, इस बुशरा मैडम को ज़रा कल इनको ज़रा तरीके से इनको तिलक विलक लगा के इनको बुलवाओ ज़रा। भारतीय महिलाएं, हिंदू महिलाएं जैसे होती, मांग मांग भर के महावर और लगा के ऐसे बुलाइए इनको। ये भी ज़रा होली की, दिवाली की, अक्षय तृतीया की, भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दें। देना ही चाहिए। कमाल है, उत्तर प्रदेश में ये भी हो रहा है। उम्मीद करते हैं कार्रवाई होगी। ईद ही ईद चल रही है। पाकिस्तान में भी ईद मनी, बड़ी गजब की ईद है साहब। ईदी पर बच्चों को क्या दिया गया जरा देखिए। वीडियो चलाओ के वीडियो वाह, वीडियो चलाओ के वीडियो बंदूकें चलाना सिखाया जा रहा है। मुनाफिक हैं जी अंकुर जी, मुनाफिक हो गए तो बंदूकें चलाना सिखाया जा रहा है। सबका अपना अपना है, पीसफुल। पीस तो लेकिन आजकल बड़ी डिस्टर्ब नहीं हो रखी है। कहीं अजान, कहीं हनुमान चालीसा, बड़ा बवाल कट रखा है भाई। अब हनुमान चालीसा के भी माइक लग गए। तो चल क्या रहा है इस पूरे मैटर पे, ज़रा एक नज़र इस पर भी डाल लें। पीस नहीं रही सर।
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। तो साहब जब तक लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक आंदोलन चालू रहेगा। कौन सा आंदोलन चालू रहेगा? लेकिन इस बारे में किसी ने पहले भी कुछ कहा है। किसने कहा है जरा देखें। कोई आज नया नहीं है, ये पुराना है। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। त्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्र तो लाउडस्पीकर बंद बाला साहब ठाकरे और सड़कों पे नमाज बंद। हालांकि सरकार आई थी लेकिन शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बहरहाल राज ठाकरे जी ने आज ये ट्वीट किया। राज ठाकरे जी ने आज और ट्वीट किया। क्या किया? सभी को आह्वान, हिंदी में, आज बयान भी हिंदी में दिया, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों में। बहुत सही तरीका है। और सबसे ज़्यादा रीट्वीट जो हुए वो हिंदी के ही हुए। सभी प्यारे देशवासियों, भाई बहनों, मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर, इनका कहना ये है कि भाई जो लाउडस्पीकर लगे मस्जिद पे 4 मई से यदि ये बजते हैं तो उससे दुगनी आवाज़ में आप जो है हनुमान चालीसा बजाइए। लेकिन वो तो अभी कल का तो आपने बयान ये कहा था ना कि आरती मत करो, तो फिर कैसे हनुमान चालीसा बनेगी? डबल चीज़ें चल रही हैं। पर कोई नहीं, अपना मुद्दा क्लियर होना चाहिए तो अपन भी उस मुद्दे पर साथ देंगे, बाकी जगह साथ नहीं देंगे, अपन भी पलट जाएंगे इनकी तरह, है ना। अब्दुल जी कहते सर जी स्टूडेंट एडवाइस हिंदू स्पेशली सेक्युलर हिंदूज टू रीड कुरान टू अंडरस्टैंड अल्लाह लव टुवर्ड्स काफिर्स, रीड तफसीर्स एज वेल। जय हिंद। जी बिल्कुल, सबको पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं भैया, पढ़ लीजिए, पढ़ लो, काम आएगा। राज ठाकरे और योगी जी कोई नया समीकरण बना रहे हैं क्या सर फॉर 2024 फॉर महाभारत बीजेपी? राज ठाकरे शेयर योर। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं। राज ठाकरे जो उनको खड़ा किया गया वो सिर्फ हिंदू वोटों को काटने के लिए खड़ा किया गया। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, है ना। ठीक है, चलिए और क्या। इतने बवाल के बाद अब ये हुआ इन मुंबई there are total of 1140 mosques, of whom as many as 135 used loudspeakers before 6 a.m. today. Appropriate action should be taken against these 135 mosques that went against the orders of the Supreme Court of India, महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट। अब इनको होश आया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर दिया, सुबह 6 बजे से पहले नहीं बज सकते। 1140 मस्जिदें हैं जिनमें से 135 में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुबह 6 बजे से पहले किया गया। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो सभी 1140 में हो, लेकिन सुबह 6 बजे से पहले जो बजाया गया वो गलत है, वो अवैध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है रात का 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। तो अब होम डिपार्टमेंट जागा है, उसकी नींद खुली है। लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। कौन बोलेगा? हिंदू एक्स मुस्लिम भाई साहब भी कुछ सिखा के गए आपको। हिंदुओं की स्थिति बताऊं? आइए, लो भैया, मस्जिद में नहीं था लाउड स्पीकर तो हिंदुओं ने भोंगा विकत घेऊन, हाँ, हिंदुओं ने दान कर दिया। ले भैया, हम चंदा करके दे रहे तुमको दान। गजब साहब, गजब, कमाल है भाई, येड़े रे, कमाल रे। ये हैं वो लोग, इनको पहचानो भाई। कौन है ये? तिलक लगा के आए जो। कमाल भाई, कमाल। लाउड स्पीकर हटाने की बातें कर रहे थे आप लोग। आ गया स्वाद, आ गया, मज़ा आ गया। चलो, कमाल के लोग हैं। लाउड स्पीकर हटाएंगे। चलिए, मुसलमान से सुनवाता हूँ कुछ अब आपको।
अल्ट्रा प्रो मैक्स, अरे साहब उससे भी बड़े वाले लोग मौजूद हैं। आइए जरा बहस सुनिए, मजेदार बहस है। ये 2 लाइन बोलेंगे तो मैं 5 नाम क्या 50 नाम देती हूँ। आप तो 5 ही दे दो, आप 50 मत दो, 5 दे दो मुझे, आप 5 दे देना। 2 लाइन बोल दीजिए पूरा। हनुमान चालीसा की 2 लाइन बोलने के लिए चैलेंज किया जा रहा है शहजाद पूनावाला को, मुसलमान है। हनुमान चालीसा नहीं 2 लाइन तो अरे बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए ये बार बार इनकी डिमांड आ रही है, चलिए मैं एक सेकंड ये मैं ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब आगे का आप बोलिए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अब आगे का ये भोसले और ये शिवसेना की प्रवक्ता बोलेगी। पहले आपने भोंगे वाला हिंदू देखा, अब हनुमान चालीसा वाला हिंदू देखो ना। गूगल करें। मुसलमान होने के बावजूद मैंने आपको 4 लाइनें सुनाई। वैसे हनुमान चालीसा बीच में नहीं छोड़ते, ये पाप होता है, ये नहीं करना चाहिए। पर शिवसेना, अब तुमने मुझे चैलेंज दिया है, तुम आगे की 4 सुनाओ और ये भोसले को बोलो आगे की 4 सुनाए। ये विषय हनुमान चालीसा सुनाने का नहीं है। ये विषय ये है कि तुम लोग वोट बैंक का वीटो दे देते हो, नमाज सड़कों पे पढ़ेंगे, परंतु मेरे लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो उन पे सेडिकेशन का केस डाल देंगे। आप उनको सार्वजनिक जगह पे बोलने नहीं देंगे। आप बोलो ना, इनके फुल फ्रेम काटो, गूगल नहीं करना है, बोलो बिना देखे बोलो। शीतल मात्रे बिना देखे बोलो। अगर तुम हिंदुत्व के असली प्रचारक हो, बोलो आगे की 4 लाइन बोलो। गूगल कर रही है मैडम। हवाइयां उड़ गई साहब। शिवसेना और एनसीपी वाले शिवाजी महाराज का नाम नहीं ले पाते। शीतल पहले हम इनके नौकर नहीं है, पहले शीतल हम हमारा धर्म हमारे हिसाब से पालेंगे, इनके क्या। ये हालत है, हनुमान चालीसा नहीं आती। आपने मुझे चुनौती दी, बोल के दिखाओ, बोले ना आगे की लाइन। आपको खुद नहीं आती। ये एनसीपी वाले, नेशनली कम्युनल पार्टी और वो शिवसेना जो बन चुके हैं, सुलेमान सेना अभी भी गूगल कर रही है। शीतल जी कहाँ मैं ढूंढ लूं, नहीं मिलेगा। ओके वन सेकंड पहले शीतल जी हाँ बोलिए। ये देखिए, ये बताएंगे, ये कहेंगे और हम बोलेंगे। देखो हनुमान, अरे भाई आपने कहा ना उनको बोलने को। नहीं शीतल, आपने 2 लाइन, शीतल आपने उनको कहा था बोलने को। सुनिए, हनुमान चालीसा अभी इन्होंने कहा क्योंकि हनुमान चालीसा करके कहा। हनुमान चालीसा हमारे लिए बहुत धर्म की बात है। वो कभी भी नहीं आती आपको। सुनिए, नहीं ऐसे नहीं, भी नहीं आती आपको, बता दीजिए नहीं आती। ऐसे की बात नहीं है। ये करने के दिन आपने मुसलमान को चैलेंज दिया, मुसलमान ने 4 लाइन सुनाई और शिवसेना का प्रवक्ता बोल नहीं पा रहा 2 लाइन, और वो भोसले नहीं बोल पा रहे हैं। ये हमारी धर्म की बात है। ओके नीलेश क्विकली, नीलेश जल्दी से, क्योंकि आपने भी चुनौती दी थी। नीलेश देखिए, धर्म अपने घर में पालने वाली चीज है। अरे भाई टीवी वन सेकंड, टीवी पर आप शहजाद पूनावाला से कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़िए, अब वो आपको कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं घर में पढ़ना होता है। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि लोगों के मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा, अपने घर में बोलो ना। और मुझे ये हाल है, ये हाल शिवसेना और एनसीपी का नहीं है, ये हाल हिंदुओं का है। एक मुसलमान को हनुमान चालीसा आती, उसने पढ़कर सुना दी। हिंदुओं की हालत इतनी गई बीती, इतनी खराब है। और ये हालत सिर्फ इन दोनों की नहीं। आप कल मार्केट में निकलिएगा, लोकल ट्रेन में जाइएगा, बस में जाइएगा, पूछिएगा, इसके बाद का पूछिएगा, कितने बता पाते हैं जरा ढूंढ लीजिएगा। बड़े शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। बाय द वे, टाइगर शेरॉफ की दरगाह पर मांगी दुआ कबूल हो गई, पिक्चर सुपर डुपर फ्लॉप। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, होना भी चाहिए था। धीरज कामरा कहते हैं जूता भिगो का मारा आपकी तरह। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो ये तो वाकई में बड़े शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। चैलेंज किया था साहब उनको, उन्होंने तो सुना दिया। हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हमको पता ही नहीं है। इतना सुनते हैं, 2 लाइन ही सुना देते, कमाल है। चलिए, महाराष्ट्र, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन इल्यूमिनेटेड ऑन द ईव ऑफ ईद उल फित्र। पूरा हरा, गजब साहब, पूरा हरा हो गया। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए कितना रंग बिरंगा है, कितना सुंदर है। ये एक तस्वीर आज से 5 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी सीधे, है ना। इसमें भी ये ऊपर वाला जो डोम है ना, ये जो है
ये हरा नहीं था, बाकी हरा था। मनाइए ईद उल फित्र, एक ये भी है, ईद उल फित्र मनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन इस प्रकार से पूरा हरा कर देना बड़ा अजीब सा लग रहा है। रंग भी अच्छा नहीं लग रहा। सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, ये देखिए, रंग बिरंगा। कितने सारे रंग हैं, तिरंगे में भी रंगा हुआ है। कभी क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ज़रा आप कंपैरिजन बताइए। एक तरफ ये है और एक तरफ ये कंपैरिजन है, इतने सारे तरह तरह के। कमाल है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कौन कौन से आइडिया इनको दे जाते हैं कि साहब ऐसा कर लो, और फिर आरोप लगाते हैं कि हिंदूवादी राजनीति हो रही है। टोटली एक्सपोज सल्यूट टू शहनाज जी, राजेश जी। आइए, अब इसके बाद क्या, ये सब देश को दो फालतू बात करता है, ये सब देश को बांटने के लिए किया जा रहा है। हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने मंदिरों में पढ़ो। इन सब लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि दंगा फसाद हो। लाउड स्पीकर विवाद पर लालू प्रसाद यादव, आरजेडी। अरे भैया कमाल है। तो कहते अगर हनुमान चालीसा पढ़ना तो मंदिरों में पढ़ो। लालू जी, इतना ज्ञान आपने अगर मुसलमानों को दे दिया होता कि अगर नमाज पढ़नी तो अपनी मस्जिदों में पढ़ो, तो रट्टा ही नहीं होता ना इतना। 70 सालों से सड़कों पे पढ़ाई है, अगर आज बंद कर देंगे तो 70 सालों तक तो हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा सड़कों पे, उसके बाद हिसाब बराबर होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम 70 सालों से पढ़ते आओगे और आज बंद कर दिया जी हमने विरोध कर दिया ना। अब तो तुम्हारे बंद होने के 70 साल बाद तक हम पढ़ते रहेंगे सड़क के ऊपर, तब हिसाब बराबर होगा। ठीक है ना। अजीत यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। या फिर इसका एक और उपाय है जो हमने बताया, कमर्शियल रेंट सड़क का 10 गुना ज़्यादा जो है उससे, क्योंकि पूरी सड़क रुकी थी, उसका 10 गुना ज़्यादा वो वसूला जाए 70 सालों का। अगर वो जमा कर देता सामने वाला समाज तो ठीक है, हम भी नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है। क्लियर है। लालू जी कमाल करते हैं साहब। खैर, हनुमान चालीसा में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मिली जमानत, मुंबई सेशन कोर्ट से राहत। मुंबई के सेशन कोर्ट ने आखिरकार जमानत दे दी, राहत दे दी। जेल से जल्द रिहा होंगी नवनीत राणा, इन 3 शर्तों पर विशेष अदालत ने दी है जमानत। कौन कौन सी जमानत? इस केस पर मीडिया से बात नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कौन सा अपराध किया था वैसे बाय द वे जो दोबारा नहीं करेंगे? बेल मिलने के बावजूद जेल में रहेंगे राणा दंपति, गुरुवार को होगी रिहाई। क्यों? क्योंकि बेल बॉन्ड जो है वो टाइम से नहीं पहुंच पाए। जब सत्ता में आप रहते हो तो ऐसा होता है, आपके विरोधियों के बेल बॉन्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाते। अजीत यादव जी धन्यवाद आपका। ठीक है ना, ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ जो है इतना ही है? ना, सिर्फ हनुमान चालीसा का लिए रोका जा रहा है ना। लालू को बेल मिली कि अभी नहीं मिली? आपके धर्म से रिलेटेड हर चीज पर प्रहार किया जा रहा है। मैंने कहा था तमिलनाडु वाले भाई साहब आए थे, आपके लिए कुछ लाया हूं। तमिलनाडु महंत को पालकी में लेकर जाने की परंपरा, पट्टिना प्रवेशम पर रोक, स्टालिन सरकार का विरोध शुरू। तो भाई जो महंत है उनको पालकी में ले जाते हैं, कंधों पर पालकी उठाकर ले जाते हैं, उसका विरोध हो रहा है। प्राचीन शैव मठ के महंत की पालकी में शोभा यात्रा पर लगी रोक, तमिलनाडु में जमकर बवाल। प्राचीन पद्धति है। महंत की पालकी उठाने को लेकर घमासान, विपक्ष बोला हम खुद निभाएंगे परंपरा। विपक्ष ने बोला भैया हम उठाएंगे, हम जाएंगे पालकी उठाने। स्टालिन ने लेकिन रोक लगा दी इस पर। तमिलनाडु के प्राचीन शैव मठ महंत की पालकी शोभा यात्रा पर रोक, छिड़ा सियासी विवाद। भाई ये धार्मिक है, सियासी क्यों हो गया है, समझ में नहीं आया। 500 सालों से ज़्यादा पुरानी परंपरा है, 500 सालों से ज़्यादा पुरानी, लेकिन अब स्टालिन सरकार ने इसको बैन कर दिया है। तमिलनाडु वाले लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कमाल है भाई, कमाल है। तो ये तमिलनाडु का हाल है। आपके धर्म में जो कुछ हो रहा उसको रोकना, उसमें अड़ी लगाना, उसको कैसे बर्बाद किया जाए वो देखना। सिर्फ धर्म का ही नहीं, आपके घर में भी प्रवेश हो चुका है कानून के नाम पर। और ऐसा ही एक फैसला आज कोर्ट से आया, गुजरात हाई कोर्ट। कोरोना के चलते हुई माता पिता की मौत,
हाईकोर्ट ने मौसी को सौंपी कस्टडी। अब साहब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से क्या होता है, यदि माता पिता नहीं रहेंगे तो कौन पालेगा? दादा दादी पालेंगे। दादा दादी नहीं पालते तब बात समझ में आती। दादा दादी हाई कोर्ट गए, दादा दादी ने कहा बच्चे की कस्टडी हमको दी जाए। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मौसी ज़्यादा अच्छे से पाल सकती है। लेकिन यही हाई कोर्ट हिस्सा दिलाने में सबसे पहले आएगी कि नहीं, वो तो उसका राइट है यार बच्चे का, वो तो आपको देना पड़ेगा, संपत्ति तो आपको देनी पड़ेगी। बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको आपके घर में लड़ा रहे हैं, आपको आपके घर में लड़ाया जा रहा है, कभी संपत्ति के नाम पे, कभी किसी और नाम पर। आपको ये समझना पड़ेगा, आपके धर्म को तोड़ा जा रहा है, आपके घर को तोड़ा जा रहा है। ये फैसला बिल्कुल पूर्णतः गलत है, कहीं से कहीं तक ये हमें सही प्रतीत नहीं हुआ, और ऐसे फैसलों को तुरंत चैलेंज किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में किया जाना चाहिए। जो डिसाइड होगा वो हिंदू सक्सेशन के हिसाब से डिसाइड होगा, जो हिंदू लॉ में कहा गया, हिंदू कोड बिल में कहा। या तो आप बनाते नहीं, बना भी दिया हिंदू कोड बिल, लागू भी कर दिया, सक्सेशन भी लगा दिए उसमें, और आप बच्चा भी नहीं दोगे, वो किसी और को दोगे, लेकिन पैसा पूरा दे दोगे। पहले डिसाइड कर लो ना करना क्या है। यही सलमान खान के लिए बेल ऑर्डर नहीं मिले तक कोर्ट 8 बजे तक खुला हुआ था। हाँ बिल्कुल अंकुर जी, है ना। तो ये स्थिति है। खैर धीरे धीरे करके हर चीज़ में आपके इसी प्रकार से होता चला जा रहा है। पूजा वाधवा जी धन्यवाद, सोमशेखर जी धन्यवाद, सुरदर्शन कुमार जी, अरुण सरकार जी धन्यवाद, कृष्णा स्वामी जी चरण स्पर्श कर रहे हैं, खुश रहिए भैया। हरीश सोनी जी धन्यवाद, राम राम प्लीज। अविनाश आचार्य जी धन्यवाद, विश्वास मिश्रा जी धन्यवाद, संत भाकर जी कहते थैंक यू नितिन जी, फीस संतलाल हिसार हरियाणा धन्यवाद संतलाल जी। एस के दास जी, दिस इज एस के दास, ओके धन्यवाद एस के दास। भरत सिंह जी धन्यवाद, नरेंद्र समाई जी धन्यवाद। सार्थक वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बाकी लोगों ने नाम ही नहीं डाले तो बड़ा मुश्किल है। तो खैर चलिए आगे चलते हैं और देखिए साहब कैसे कैसे कलाकार लोग मौजूद हैं। वीकेंड आएगा तो लोगों को बोतल चाहिए, तो देख लो भैया कैसे बन रही है। ये नकली शराब सरकारी सील भी है साहब, आबकारी विभाग की। ये निकाली, ये चिपकाई, आई शाबाश, नकली दारू तैयार। पियो, सही है। दारू वालों को कौन सा पता चलने वाला है, दारू वालों को कौन सा पता चलने वाला है। तो बोतल पकड़ के नशा आ जाता है।
कमाल है साहब। तो भाई इसीलिए कहते हैं इन चक्करों में पड़ो ही मत। पकड़े गए भाई साहब, नकली दारू बनाकर बेच रहे थे, पकड़े गए। ऐसे ऐसे फर्जी लोग हैं। खैर, शराब और फर्जी दोनों से एक चीज़ याद आई, पंजाब आम आदमी पार्टी। आइए पहले ज़रा, हा पोर्शे, क्या बात है, कपड़ा मारा जा रहा साहब। पंजाब के नवनिर्वाचित एमएलए साहब है, एमएलए साहब की गाड़ी है ये। रहने दो फिर। मतलब बाहर करो। भाई छत खोल लियो। ठीक है, तू छत में खोलो। भरा दी शान तो दिखाइए। भरा दी शान है भाई। अच्छा यार, शॉट कर। अच्छा यार, शॉट कर ले भाई। बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, महंगी गाड़ी नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, फलां नहीं लेंगे, ढिका नहीं लेंगे। ओ हो। और कोई भी सीरियल होता है, फिल्म होता है, उसमें क्या पीछे से एक वो डाल देते, पंजाबी। आ गया स्वाद पंजाबी। अब मज़े कर रहे हैं साहब। अच्छा, ये वही एमएलए साहब हैं जो स्कूटर पे गए थे अपना नामांकन भरने, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे साहब, गजब गजब गजब। देखिए, गोलमाल है भाई। नामांकन भरने जाते हैं तो स्कूटर पे जाते हैं, वरना गाड़ी पे घूमते हैं। कमाल के लोग हैं साहब। वाह, कमाल है। बल्ले बल्ले हो गई भाई पंजाबियों की, तो पंजाब की तो बल्ले बल्ले है। वाह साहब वाह, कमाल। फोटो खिंच गई, हो गया, भराए नामांकन, जीत गए, बस ठीक है, बना दिया, उल्लू बना दिया जनता को। जय सिया राम, हो गया काम अपना। बाढ़ में जाए जनता, अब क्या करना अपने को। क्या तगड़ा वाला कटाया पंजाबी को, इसमें कोई दो राय नहीं जी, कोई दो राय नहीं है। बड़ा गजब हो गया भाई, खतरनाक वाला हिसाब हो गया पंजाबियों के साथ। खैर, कभी कभी जब पकड़े जाते तो छोड़ती नहीं जनता। चिदम्बरम साहब के साथ आज कुछ ऐसा ही हो गया। आरोप लगा इनके ऊपर कि बंगाल में इन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे, घेर लिया आज कांग्रेस के सपोर्टर्स ने। Because of you people, because of certain persons like you, that this party is not being able to stand up. It's just because of you people, it's just because of leadership like you that this is happening in West Bengal. It's just because of leadership like you. It's just because of leadership like you. This is something which has not been done by you. The man was fine when this is the president, and you are here to save the Trinamool Congress in the US. They have looked at public money and you are saving Trinamool Congress. Trinamool Congress, yes, came here to save the Trinamool Congress. Yes, absolutely. It's because of you. It's just because of leaders like you that we are suffering in this country. It's just because of leaders like you that the party is suffering in West Bengal. It is just because of leaders like you. It's just because of there are leaders like you. You are a member of the National Congress. You are an active member of the party in the National Congress. And you have done this. And you have done this. Mr. Chidambaram, we speak on you. You should go back.
इतनी बड़ी मर्सिडीज कार भी काम नहीं आई, इतनी महंगी। हमने कहा था महंगी महंगी गाड़ियों में चक्कर में मत पड़ा करो। घेर लिया जनता ने, आरोप लगा रहे हैं दलाल हैं आप ममता बनर्जी के, आपने पार्टी को ख़त्म कर दिया। क्या बोले संदीप कुमार जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्थिति है। खैर कोर्ट में गए थे कहीं तो भी फंस गए वहाँ। सुप्रीम कोर्ट से आज एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स बेल फॉर दाऊद्स नेफ्यू रिजवान कास्कर इन एक्सटॉर्शन केस। एक्सटॉर्शन का केस था 2019 का। रिजवान कास्कर ने रंगदारी मांगी थी एक बिल्डर से। बिल्डर का जो पार्टनर था किसी और बिजनेस में, उसको पैसा देने को बोला, उसके थ्रू किसी और के पास जाना था। बाद में वो रिजवान कास्कर के पास जाना था। बहरहाल पुलिस ने इस केस को पकड़ा और मकोका के तहत इस पर ट्रायल किया। तो जब ट्रायल हुआ तब जो है स्थिति ये आई सामने कि भाई अंदर गए, और अंदर गए तो अब जमानत नहीं मिल रही है फिलहाल। ट्विटर आप में से कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? जितने लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। ट्विटर अब फ्री नहीं रहेगा। ट्विटर यूजर्स को अब देने होंगे पैसे। मस्क ने की घोषणा। तो ट्विटर अब फ्री नहीं रहेगा भैया, पैसे देने पड़ेंगे आपको। एंड ऑफ फ्री ट्विटर, एलन मस्क हिंट ही में चार्ज कमर्शियल गवर्नमेंट यूजर्स। तो आपके लिए तो फ्री रहेगा, लेकिन जो कमर्शियल यूजर है, जैसे अगर हमारा NSO 365 है, उसको अब चार्ज देना पड़ेगा। ट्विटर विल ऑलवेज बी फ्री फॉर कैजुअल यूजर्स, यानी आपके लिए फ्री रहेगा, बट मे बी अ स्लाइट कॉस्ट फॉर कमर्शियल गवर्नमेंट यूजर्स, यानी गवर्नमेंट के जो उसमें ट्विटर अकाउंट है उनको अब पैसा देना पड़ेगा। यानी ट्विटर को पूरी तरह से ख़त्म करने की जुगाड़ जिसे कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एलन मस्क ने की है कि सरकारी जो अकाउंट्स हैं उनको पूरी विश्व के अंदर जो है उनको डीमोरलाइज करो कि आप यहाँ से निकलो, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। और ऐसे में ट्विटर की जो खासियत है वो यही खासियत है कि सरकारें इस पर थी। घमासान ट्विटर पे होता ही इसलिए था। अब वो भी जो USP था ट्विटर का वो ख़त्म हो गया, वो भी धीरे धीरे टाटा बाय बाय हो रहा है। आइए, तो ट्विटर को लेकर और एलन मस्क को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए। आज इस कैंपेन की पोल खुली। रिवील्ड जॉर्ज सोरस, क्लिंटन एंड ओबामा स्टाफर्स एंड यूरोपियन गवर्नमेंट्स आर बिहाइंड एंटी मस्क कैंपेन टू फोर्स बिग कॉरपोरेशंस टू बॉयकॉट ट्विटर आफ्टर एलन डिमांडेड टू नो हु फंड दीज ऑर्गेनाइजेशन। साहब कौन कौन है? जॉर्ज सोरस, क्लिंटन, ओबामा के स्टाफ, यूरोपियन गवर्नमेंट्स, ये सब है एंटी मस्क जो कैंपेन है उसके पीछे। क्योंकि एलन मस्क बार बार पूछ रहे हैं इनको चलाने वाला कौन है, कौन लोग इनको चलाते हैं। तो अब एलन मस्क के खिलाफ में ही कैंपेन चलाएंगे, उनको बदनाम करेंगे। लेकिन हुआ क्या? जिस NBC चैनल ने मस्क के खिलाफ में, एलन मस्क के खिलाफ में रिपोर्टिंग करी थी, अब उसी NBC calls एलन मस्क अ डेंजर, एलन मस्क को डेंजर बताया था। देयर न्यूज़ डायरेक्टर वॉज बस्टेड ट्राइंग टू मीट अ चाइल्ड फॉर सेक्स। इनके न्यूज़ डायरेक्टर को पकड़ लिया गया, रंगे हाथों धर लिए गए। चाइल्ड को सेक्स के लिए जो है इनवाइट कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। ये स्थिति है। अब आपको समझ में आ रहा है कौन लोग हैं जो हर जगह इसी प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, जो सही लोगों का विरोध करते हुए मिलेंगे, वो ऐसे ही मिलेंगे। खैर, रशिया लॉन्ड्रिंग वेस्टर्न मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स फॉर इट्स वेपन्स इन यूक्रेन वाया थर्ड कंट्रीज सच एज इंडिया, रिपोर्ट। अमेरिका ने अब एक नया पैंतरा अपनाया है, ब्रिटेन ने एक नया पैंतरा अपनाया है। ब्रिटेन का कहना है रशिया वो सारे हथियार, वेस्टर्न कंट्रीज़ के हथियार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और उनको इस्तेमाल करने में जो है भारत मदद कर रहा है, भारत के थ्रू जा रहे हैं, लॉन्ड्रिंग होकर जा रहे हैं हमारे हथियार। भारत में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के प्रोडक्ट भी बन रहे हैं जो पहले नहीं बनते थे, चाहे वो बोफोर्स हो, होविट्ज़र हो, उनके गोले हो, उनका गोला बारूद हो।
अब भारत में बनता है तो लोग ऐसे आरोप लगा सकते हैं, हमें क्या मालूम कि वो रशिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसे आरोप लोग जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे हम। गवर्नमेंट पे ही हैमर्ड वेर इट हर्ट्स। जी धीरज जी। रॉबर्ट कुल कहते हैं मास्क बाबा को आप परजीवी सोरस को ही खरीद लेना चाहिए। ठीक बात है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट लीक रॉक्स यूएस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला, उस ड्राफ्ट वो लीक हो गया आज, और उस ड्राफ्ट में जो है, जो एक कैंपेन जो चल रहा था वहाँ पर कि अबॉर्शन जो है उसको लीगलाइज किया जाए और किसी के कोई भी कभी भी कर सकता है टाइप्स वाला जो उनका अबॉर्शन है, उसको लेकर तमाम सारे झगड़ेबाजी है। जो फेमिनिज्म है वाले हैं उनका कहना है आई एम प्रो लाइफ जनरेशन, दिस इज़ पर्सनल, बैन ऑफ आवर बॉडीज़, एबॉर्शन राइट्स, हाँ, वी विल नॉट सबमिट। इनका कहने का मतलब है भाई माई बॉडी माई चॉइस के आधार पर जो है एबॉर्शन जो है हमारे हाथ में होना चाहिए, हम जब चाहें तब कर सकें। सवाल इस बात का नहीं है, योर बॉडी योर चॉइस की बात नहीं। सवाल इस बात का है कि आप एक ऐसी जान लेने पर आमदा है जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। तो इसको लेकर एक बहस है। सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको ओवरटर्न कर दिया है कि नहीं, ये ऐसा जो है राइट्स ऐसे नहीं दिए जा सकते, उसको लेकर बवाल है। गवर्नमेंट पे ये वेर इट हर्ट्स, हाँ बिल्कुल बाबा मस्परी जी। पूर्व कश्यप जी कहते हैं सर को ऐप शुड बी प्रमोटेड एट दिस पॉइंट। हाँ, मौका है सरकार के पास, सरकार देख ले क्या करना है। चलिए, फ्रांस की भी हालत देख लीजिए जरा। ये फ्रांस पुलिस है इमिग्रेंट्स को पकड़ते हुए। पुलिस ऑफिसर को ही मार पीट दिया भैया यहाँ। और दोनों भाग गए। कमाल है, फ्रांस में भी यही हो रहा है, कमाल की बात है। अफ्रीकन माइग्रेंट था जो जिसने आग लगाई थी एक जगह पर, और उससे डर ये था कि ये आग और पूरे जुग्गियों में फैल सकती थी। तो बहरहाल पकड़ में नहीं आया, उल्टा पुलिस को मार पीट के निकल गया। गर्मी बहुत है नहीं, जरा गर्मी का देख लें। गर्मी का इलाज ढूंढ लिया कुछ लोगों ने आपके ओवरहेड टैंक्स में। आई शाबाश। गर्मी बहुत है भाई, कुछ मत बोलो। ये स्विमिंग पूल बना दिए इन्होंने भाई साहब अपने ओवरहेड टैंक्स में, ढक्कन खोल के फेंक दिए और आराम से अब तसल्ली से, हाँ हाँ बढ़िया। नहीं तुम खुजा लो फिर कूद जाना अंदर। सही है, बहुत सही। सत्यानाश कर दिया पूरे पानी का। मोदी जी के पास स्विमिंग पूल है कि नहीं ये तो हमें नहीं मालूम। हमारे देश के बंदरों के पास खूब स्विमिंग पूल है साहब। कहते मोदी जी के पास